हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामा सीरीज़ के स्टार्ट में हम एक बच्चे तावान को दिखाते हैं जो कि कॉफ़ी के फॉर्म्स में सैर कर रहा होता है। ये करने के लिए वो वहाँ पर अपने मामू के साथ आया था। उसके मामू का नाम खुनखाओ है और वही हमारे ड्रामे का मेल लीड है। और वो सीधा साधा सा एक लड़का है जो पहाड़ों पर रहता है और विलेजर की सी लाइफ गुजारता है। यहाँ पर तावान के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो पेड़ से गिरने वाला होता है लेकिन उसके मामू उसे बचा लेते हैं। वो अपने भांजे से बहुत प्यार करता था। और अब एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, जो कि काफ़ी स्टाइलिश और क्लासी गर्ल है और इसके साथ साथ वो काफ़ी रिच भी है और बैंकॉक में रहती है और एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में अपने डैड के बाद वही काम संभालती है। उसका नाम फ़ा है और फ़ा का मिजाज भी बहुत दबंग स्टाइल का है। उसके सारे ऑफिस वाले उससे बहुत डरते हैं और उसे देखकर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। फ़ा के मुंह से किसी की तारीफ निकले ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अलबत्ता अगर उसे कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है, अप्रूव करना चाहती है, तो बस उसे 2 बार टेस्ट कर लेती है। यही उसका स्टाइल है जिस पर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं फ़ा की स्टेप मॉम को। फ़ा की मॉम की डेथ के बाद अब उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और वहाँ उनका एक और भी बेटा होता है जो कि फ़ा से एज में काफ़ी कम होता है। आज उसी बच्चे की बर्थडे थी और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फ़ा के डैड बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन उससे ज़्यादा कंजूस भी हैं। आज छोटा भाई भागकर जब फ़ा से मिलने के लिए आता है तो केक उसी के ऊपर गिरा देता है गलती से। अब फ़ा बच्चे पर तो गुस्सा कर नहीं सकती थी। वो उससे नॉर्मली बात करती है, प्रेजेंट देती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो यहाँ पर भी उसे एक बात पर चिढ़ा देती हैं और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती हैं। फ़ा का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसके बाद डैड, वो भी हमेशा स्टेप मॉम की बातों में ही आ जाते थे, वो भी फ़ा को डांटने लग जाते हैं। और यहाँ पर फ़ा अपसेट हो जाती है और याद करने लगती है अपने बड़े भाई सुत को। फ़ा सुत से बहुत प्यार करती थी लेकिन डैड में और सुत में लड़ाई हो गई थी क्योंकि सुत आर्मी ज्वाइन कर चुका था, डैड का बिजनेस नहीं संभालता था और इसके ऊपर उसने एक विलेजर गर्ल से शादी भी कर ली थी पहाड़ों पर ही। इसी वजह से डैड ने उसे अपने घर से भी निकाल दिया था। फ़ा अपने भाई को बहुत मिस करती है, उसे बहुत याद करती थी। सुत आज भी एक गांव के एरिया में फिर रहा होता है तो फ़ा उसे मिस करते हुए उसे कॉल करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुत का एक बेटा है जिसका नाम तवान है। फ़ा बहुत सालों बाद अभी ओवरसीज से वापस आई थी तो वो अपने नेफ्यू को देखना चाहती थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्द ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी सस्पिशियस होती है। सुत के पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही होती है जो कि ऐसा लगता है कि उसके दुश्मनों की है और उधर जैसे ही कॉल कटती है फ़ा के साथ एक बुरा शगुन हो जाता है। क्या दुश्मन सुत के साथ कुछ बुरा कर देंगे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद उनको डॉज करके सुत अपनी पत्नी के पास चला जाता है जो कि आजकल अपने मायके में अपने गांव आई हुई थी और तवान को दिखाते हैं कि उसकी अपने मामू खुनखाओ से बहुत दोस्ती होती है। वो उसके साथ ही ज़्यादा टाइम बिताता है क्योंकि सुत वो तो ज़्यादातर आर्मी की वजह से आउट ऑफ स्टेशन रहता था। सुत उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश होता है। खुनखाओ उसका फ्रेंड भी था और साथ ही साथ वो उसके बेटे से बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। और यहाँ पर हमें खुनखाओ की एक कज़न कानिंग भी नज़र आती है जो कि चोरी चोरी खुन को देख रही होती है जब वो बात ले रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी और मसल्स काफ़ी कमाल के थे। और यही देखते देखते उसके साथ एक मिसहैप भी हो जाता है। ऊपर खड़ा हुआ एक बच्चा उस पर सुसु भी कर देता है। आज सुत तावान को बताता है कि तुम्हारी फुफ्फो जिसका नाम फ़ा है वो जल्द ही तुम्हें मिलने के लिए आने वाली है और उसे उसकी बहुत सी बातें भी बताता है जिससे वो भी एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद जब सारी फैमिली इकट्ठे खाना खा रही होती है तो हमें पता चलता है कि कानिंग का खुनखाओ पर क्रश है और वो ये बात सारी फैमिली के सामने भी अक्सर कह देती होती है, लेकिन खुनखाओ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ज़्यादातर उसे इग्नोर करता रहता है। पर खुनखाओ की मॉम, उसे तो कानिंग काफ़ी अच्छी लगती थी। वो सोचती है कि मेरी बेटी के साथ जैसा हुआ है उसके इन लॉज उसे पूछते ही नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी कानिंग से ही हो, हम सारों को जानते हैं, अच्छा होगा कि फैमिलीज जुड़ी रहेंगी। सुत को आजकल कोई इश्यूज थे अपने दुश्मनों की वजह से, शायद उसे अंदाज़ा था, इसीलिए वो बातों बातों में आज खुनखाओ के फ़ोन में अपनी बहन फ़ाह का नंबर एंटर कर देता है ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो उसे कांटेक्ट करे। और उसके बाद रात को तवान के पेरेंट्स तो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तवान ने ज़िद की थी कि वो थोड़े दिन और अपने नाना जी के घर रहना चाहता है, तो वो थोड़े दिन के लिए उसको वहीं पर ही छोड़ जाते हैं। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो दोबारा अपने बेटे को कभी भी नहीं देखने वाले। रास्ते में दुश्मन उनका पीछा करता है और उससे बचते बचाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उन दोनों की डेथ भी हो गई थी।
अपने बेटे की डेथ की खबर जब डैड सुनते हैं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ खुनखाओं की फैमिली का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फा आजकल बहुत टेंशन में थी, अपने डैड की तरफ से परेशान थी और भाई की तरफ से भी, कुछ खाती पीती भी नहीं थी और साथ ही साथ उसकी स्टेप मॉम उससे बहुत लड़ाई करती है, तो इसी वजह से उसे चोट भी लग जाती है, वो बेहोश हो जाती है और उसे भी एडमिट कर लिया जाता है। इतने में खुनखाओ कॉल करता है फाह के फ़ोन पर और उससे यही बात पूछना चाहता था कि सुद के फ्यूनरल का क्या करना है, लेकिन आगे से उसकी स्टेप मॉम ही बात करती हैं और फाह के तौर पर ही कह देती हैं कि जो करना है आप लोग करो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात सुनकर तो खुनखाओ एकदम हैरान रह जाता है कि फाह भी क्या बिल्कुल हार्टलेस इंसान है, उसे अपने भाई के मरने का थोड़ा भी दुख नहीं। वो लोग यही सोचते हैं कि सुद के घर वाले कितने क्रूर हैं, उनमें से एक भी नहीं आया और ना ही किसी ने कॉन्टैक्ट किया। खुनखाओ को तो वैसे भी फाह के रिस्पॉन्स पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उसे तो सोच सोच कर भी ऐसी लड़की से नफरत हो रही थी। उधर दिखाते हैं कि जब डैड होश में आते हैं तो वो काफ़ी सैड थे और शर्मिंदा थे कि उनका बेटा उनसे नाराज़ ही इस दुनिया से चला गया है। लेकिन यहाँ पर फा उनको एक बड़ी न्यूज़ देती है, बताती है कि आप परेशान ना हो, एक छोटा सुत भी है जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया था, उसका नाम तवान है और वो 6 साल का है। डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी से विनती करते हैं कि प्लीज़ मुझे सुत का बेटा दिखाओ, उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे पालूंगा, उसे बड़ा करूंगा। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तवान आजकल अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा था, उसे सपनों में भी वही लोग नजर आते थे और इस मौके पर उसके साथ एक ही था और वो था उसका मामू खुनखाओ, जो उससे बहुत प्यार करता था और उसे तसल्ली भी देता था। जिस दिन सुद का फ्यूनरल होना था उस दिन फाह एयरपोर्ट के थ्रू उसी शहर में पहुंच जाती है और उसके बाद किसी तरह से रास्ता तलाशती हुई उसी गाँव की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। खुनखाओ और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत देर तक वेट करते हैं कि शायद कोई सुद की फैमिली से आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो लोग यही सोचते हैं कि वो इतने रिच हैं लेकिन उनका खून इतना सफ़ेद है। उनको अफसोस था कि सुद के मरने की किसी को कोई परवाह भी नहीं हुई। इतने में हमें पता चलता है कि खुनखाओ ने तवान से कुछ भी नहीं छुपाया था, उसे सच सच बता दिया था क्योंकि वो उसे स्ट्रांग बनाना चाहता था, किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। वो उसे यही समझाता है कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो तुम्हारे हार्ट में है। अब अपने सारे मैटर्स को सॉल्व करके जब वाह वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो वहाँ से जा चुके हैं और फ्यूनरल कब का हो चुका। ये सोचकर वो बहुत रोती है और अपने भाई का सोच सोच के उससे माफ़िया मांगती रहती है। उसके बाद वो सैड सी होकर एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई होती है। उसी टाइम पर उसका जूता किसी तरह से वहाँ से नीचे गिरने लगता है, तो जब वो उसी शू को उठा रही होती है तो वहाँ से खुनखाओ की गाड़ी गुजरती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़की सुसाइड कर रही है। वो फौरन से आता है, उसे बचाने की कोशिश करने लगता है और बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर ऊपर करता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो ये सब सिर्फ एक शू के लिए कर रही थी। लेकिन फाह का कहना था कि वो कोई सिंपल शू नहीं है, वो लिमिटेड एडिशन है और बहुत एक्सपेंसिव है। पर खुनखाओ को ये सब फजूल लग रहा था। कहता था कि शू का क्या काम होता है, सिर्फ चलने में हेल्प करना, तो इतना एक्सपेंसिव क्यों लेती हो। लेकिन फाह वो तो मानने वाली थी नहीं, दोबारा से उठाने की कोशिश करने लगती है तो खुनखाओ को खुद ही उसकी हेल्प करनी पड़ती है। वो बहुत कोशिश करता है तो यहाँ पर फाह उसे ताने भी बहुत देती है कि तुम्हारी बाजू कितनी छोटी है, आगे तक नहीं पहुँच रही। और बस इसी तरह से लड़ाई करते करते इन दी एंड ये होता है कि दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब फाह तो बेहोश हो गई थी, तो खुनखाओ से होश में लाने के लिए उसे माउथ टू माउथ भी देता है। और यहाँ बेहोशी में फाह को सपने में अपना भाई भी दिखाई देता है, जो उससे यही कह रहा था कि वो परेशान ना हो, ना रोए, और वो जानता था कि उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लड़का भी आने वाला है। अब जूते तलाशते तलाशते फाह के कपड़े भी ख़राब हो गए थे, तो खुनखाओ से अपने साथ ही एक करीब की मार्केट में ले जाता है ताकि कुछ कपड़े और जूते ले लें। लेकिन फाह वो बहुत चूज़ी टाइप की थी, हर कपड़े का फैब्रिक चूज़ करने लग जाती है और बहुत नखरे दिखाती है। पर खुनखाओ ज़बरदस्ती उसे एक लोकल टाइप का ड्रेस लेकर दे देता है और उसके बाद उसके अपने कपड़े भी गीले थे। जब वो शर्ट चेंज करने लगता है तो फाह भी चोरी चोरी उस पर पीप करती है और ऐसा करते हुए वो पकड़ी भी जाती है। लेकिन फाह ने आइडिया जो लगा लिया था कि खुनखाओ का फिगर काफ़ी कमाल टाइप का है। उसके बाद उन्हें कुछ बच्चे एजुकेशन के लिए चैरिटी लेते हुए नजर आते हैं, तो फाह ज़बरदस्ती उन्हें बहुत ज़्यादा सारी चैरिटी भी दिलवा देती है और वहाँ पर खड़ी होकर खुनखाओ से ही पैसे मांगती है, क्योंकि उसके पास उसका पर्स नहीं था, और उस पर बिल्कुल ऐसे ही रोब डालती है जैसे एक पत्नी अपने पति को डांट रही हो। खुनखाओ उसके इस अंदाज से हैरान था, लेकिन उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसके बाद अपनी गाड़ी तक पहुंचकर वो उसे उसके पैसे लौटा देती है, जो भी उसका खर्चा उसने अभी कराया था। उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों का ही मन कर रहा था कि एक दूसरे से कुछ बातें करें, नाम तो पूछ लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। दोनों ही शर्मा रहे थे, पहल नहीं करना चाहते थे। अब अगले दिन एक और रिचुअल के लिए जब फाह उसी टेम्पल पर पहुंचती है
तो वहाँ पर उसे अपना भतीजा तावान जाता हुआ नज़र आ जाता है। वो उसे पहचान लेती है, उसे रोकती है, उसे बहुत प्यार करती है और उसे बिल्कुल वही बातें कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे दिल में है। यही बातें तो उसे खुनखाव भी कहा करता था। इतने में ऊपर से खुनखाव भी आ जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होते हैं और खुनखाव को पता चलता है कि ये लड़की ये वही है फासाए, जिससे वो बहुत नफरत करता है, जो सुत की सड़ू बहन है और उसके फ्यूनरल पर भी नहीं पहुंची थी। तो वो उसे बहुत बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स मिलकर उसको उसके भाई की अस्थियां दे देते हैं और उसे बताते भी हैं कि हमने फ्यूनरल के टाइम पर तुम्हारा कितना वेट किया था, लेकिन वो आई ही नहीं थी। और यहाँ पर खुनखाव उससे ओपनली शिकवा भी करता है, कहता है कि जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था इन्फॉर्म करने के लिए तो तब तो तुम बहुत रूडली बोली थी, ऐसे जैसे भाई की कोई परवाह ही नहीं है, तो आज क्यों आई हो। तो फाक को पता चल जाता है कि ये सारा कारनामा उसकी स्टेप मॉम ने ही किया होगा, लेकिन फिर भी वो कह देती है कि मैं तवान को अपने साथ बैंकॉक लेकर जाना चाहती हूँ। और इस बात से वो सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो तवान को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। तवान साइड पर अपने नाना नानी के साथ बैठा होता है जबकि उसके फूफी और मामू आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फाह का कहना था कि तवान इस तरह से गांव में अपनी लाइफ कैसे गुजारेगा, मैं उसको अपने साथ शहर में लेकर जाऊंगी, हम बहुत अमीर हैं, वहाँ पर स्कूल गाड़ियाँ हर चीज़ उसके पास होगी। लेकिन खुनखाव का कहना था कि मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की के साथ अपने नेफ्यू को कभी भी नहीं भेजूंगा जो इतने महंगे महंगे जूते खरीद लेती है और फिर उनको पकड़ते हुए डूबने लगती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वैसे भी कोई बच्चा संभालना आता होगा। तो आगे से उसे चिढ़ाने के लिए फाह कह देती है कि तुम्हारे पास भी कोई नैनी का लाइसेंस नहीं है, तुम कैसे पालोगे इसे। इतने में ऊंचा ऊंचा सा तावान रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसका एक दांत गिर गया था। तो वो लोग अपनी लड़ाई भूल उसके पास ही पहुंच जाते हैं। अब उसके दांत गिरने पर उसे काम डाउन करने के लिए तावान के नाना नानी उसको बहलाने लगते हैं और कहते हैं कि ये दांत अगर तुम अपने छत पर फेंक दोगे तो फिर एक नया दांत आएगा बहुत अच्छा सा। वो उसे इसी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि फाह ये सारा कुछ देखकर बोलती है कि ये कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो बच्चे से। उसे ये सारा कुछ बिल्कुल ऑड लग रहा था, लेकिन खुनखाव कहता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें प्यार से और बहला कर रखा जाता है, लेकिन तुम जैसी रूड लड़की ये बातें कैसे जानेगी। इतने में तावान का वही दांत दोबारा से खो जाता है जिसे ढूंढने में सारे लग जाते हैं। वो नहीं मिलता तो वो ऊंचा ऊंचा रोना स्टार्ट कर देता है। अब उसका बाजा बंद कराने के लिए फाह को भी वो ढूंढना स्टार्ट करना पड़ता है और लकीली उन सारों में से सबसे पहले फाह को ही वो टूथ मिल भी जाता है। उसके बाद वो लोग जब उस टेम्पल से जाने लगते हैं तो फाह उनको रोक लेती है और कहती है कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं अपने नेफ्यू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो इस बात पर आगे से खुनखाव से कहता है ओके मना लो, अगर इसे मना सकती हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। वो तावान को बड़े बड़े सपने दिखाती है कि बड़े शहर में बहुत बड़े बड़े जॉयलैंड्स होते हैं, टॉयज़ होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तुम मेरे साथ आ जाओ। तावान बच्चा था, पहले तो एक दफ़ा उसके लालच में आ ही जाता है, लेकिन फिर अपने मामू खुनखाव की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता, और वैसे भी मुझे डैड ने कहा था कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं नहीं जाना, आपको तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ तो आप मेरे लिए एक स्ट्रेंजर ही हैं। अब बच्चे के हाथों फाह की ठीक ठाक इंसल्ट हो गई थी और वो लोग मज़े से वहाँ पे उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फाह हार मानने वाली नहीं थी। वो भी उनकी गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट कर देती है और फिर एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी के आगे आकर रास्ता ब्लॉक कर लेती है और दोबारा से खुनखाव से खड़े होकर लड़ना स्टार्ट कर देती है। खुनखाव का कहना था कि तुम्हारे डैड अब क्यों तड़प रहे हैं, जब उन्होंने सुत का साथ नहीं दिया, उसे घर से निकाल दिया, तो अब अपने पोते के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से फुल टाइम लड़ाई करने में लगे हुए होते हैं कि फ़ौरन से तावान गाड़ी से बाहर निकलता है उनको मनाने के लिए। तो एक बाइक वाला आता है, वो उसे टक्कर मारने ही वाला होता है कि खुनखाव से बचा लेता है। और अब इस एक्सीडेंट के बाद सारा गुस्सा निकलता है खुनखाव का फाह के ऊपर, क्योंकि ये सारा कुछ उसी की वजह से हो रहा था। और फाह फिर बैंकॉक आती है और सारा गुस्सा अपनी बेस्टी पर निकाल देती है। उसकी बेस्टी का नाम नामचा था और उसका एक कैफ़े भी था। वो उससे बातें शेयर करती है, कहती है कि वो वैसे तो बहुत खड़ूस है, लेकिन जब पहली दफ़ा देखा था तो वो काफ़ी हैंडसम भी लगा था। वो दोनों गर्ल्स इसी तरह से बातें कर रही होती हैं कि उस कैफ़े में एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम काविन था, और वो सुत का काफ़ी पुराना बचपन का फ्रेंड था और बहुत अरसे बाद आज फाह को नज़र आया था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। नामचा तो उसको देख कर ही उसके ऊपर फ्लैट हो गई थी, फ़ौरन से उसके लिए एक कॉफ़ी बना कर लाती है और बड़ी बड़ी तारीफ़ें करती है, लेकिन वो कॉफ़ी किस टाइप की होती है ये तो हमें काविन के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। वो लोग जब वहाँ बैठे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो फाह को पता चलता है कि खुनखाव के घर वालों का एक कॉफ़ी का फार्म है। तो ये सुनते ही उसे एक आइडिया आ जाता है। वो सोचती है कि उन्हीं से ही कॉफ़ी खरीदने के बहाने वो उस विलेज में जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता अपने भतीजे से दोस्ती बढ़ाएगी और फिर उसे अपने साथ ही लेकर आ जाएगी, और इस सारे काम में काविन उसकी हेल्प करेगा।
खुनखाओ का एक अपना कॉफ़ी का फार्म था जिसके ऊपर वो लोग बहुत मेहनत करते थे और उससे ऑर्गेनिक कॉफ़ी बनाते थे, लेकिन उनके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता था इंस्टॉल करना। तो वो अपने रॉ कॉफ़ी बीन्स दूसरी कंपनीज को सेल कर दिया करते थे। लेकिन आज अचानक से ही उनके परचेज़र का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो एकदम से रेट बिल्कुल लो कर देता है और साथ ही साथ खुनखाओ को ताना भी देता है कि अगर तुम्हें ये रेट पसंद नहीं तो अपना यूनिट लगा लो। खुनखाओ अब काफ़ी अपसेट हो गया था, उसने लेबर को वेजेस भी देनी थी और इतना कम रेट होने पर उसके लेबर भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। खुनखाओ सोचता है कि अगर उसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती तो वो ज़रूर एक अपना प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पर लगा लेता। वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ पर काविन पहुँच जाता है। वो सुध का फ्रेंड था तो ये सुनकर खुनखाओ उससे एक मीटिंग कर ही लेता है। यहाँ पर और बातों के बाद काविन उसे एक ऑफर देता है, कहता है कि वह तुम्हारे फार्म की कॉफ़ीज खरीदना चाहती है। ये सुनकर खुनखाओ को काफ़ी हंसी आती है, उसे रिडिकुलस लग रहा था क्योंकि कल तक तो वो उनसे इतनी लड़ाई करके यहाँ से गई थी। लेकिन काविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तावान की मर्जी के बगैर उसे कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता और फिर खुनखाओ को ये ऑफ़र माननी ही पड़ती है क्योंकि वो मार्केट से हाई रेट्स पर उसकी कॉफ़ी खरीद रहे थे और इससे उसके पूरे विलेज को फ़ायदा होना था। काविन फ़ोन करके यही गुड न्यूज़ फिर फाह को भी सुना देता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि स्टेप मॉम का एक भाई होता है जिसका नाम वाट है और उसे उन्होंने डैड की कंपनी में इंस्टॉल किया हुआ है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंपनी पर अपना कब्जा जमा सके। इतने में डैड के पास फाह भी आती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि मैं कुछ अरसे के लिए उसी गांव में रहने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपने नेफ्यू से दोस्ती करूँ और फिर उसे बहलाकर यूज टू करा के अपने साथ ही यहाँ पर आपके पास ले आऊँ। डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अप्रूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि फाह गांव जाने की तैयारियां कर रही थी। वो थोड़ी नर्वस भी थी कि गांव के एनवायरनमेंट में वो कैसे रहेगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि फाह को बच्चों के साथ रहना, उन्हें बर्दाश्त करना और उनसे स्वीट टॉक्स करना बिल्कुल भी नहीं आता था और तावान को पटाने के लिए उसे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी फ्रेंड नामचा उसी की इसी तरह की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है और बच्चों से स्वीट टॉक्स करना सिखाती है क्योंकि इसी तरह से वो तावान का दिल जीत सकेगी। कि फाह उनके गाँव के करीब पहुंची हुई होती है। काविन ने भी उसे वहाँ पर मिलने का प्लान बनाया हुआ था, उन दोनों ने इकट्ठे जाना था, पर उसे कोई अर्जेंट काम आ जाता है जिसकी वजह से वो एक्सक्यूज़ कर लेता है और अब ना चाहते हुए भी फाह को खुनखाई को कॉल करके वहाँ पर बुलाना पड़ता है। अब जब वो बैठी उसका वेट कर रही होती है तो वहाँ से दो गुंडे गुजरते हैं जो अकेली बैठी फाह को देखकर उसे छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी उन्हें आइडिया था कि ये काफ़ी रिच है, वो लुटेरे भी थे। उनमें से एक छुरी निकाल लेता है और ज़बरदस्ती उसे एक साइड पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो पहले तो रॉबरी करते हैं लेकिन बाद में उसे फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फाह किसी तरह से उन्हें मारकर वहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाती है। वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो गुंडे भी उसका पीछा करते हैं। फाह बहुत डरी हुई थी। वो गुंडे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में कोई ऊपर से आता है और उनको टक्कर मार के गिरा देता है और ये होता है खुनखाओ, हमारा हीरो। फाह को उसे देखकर बहुत खुशी होती है। लाइफ में दूसरी दफ़ा अब खुनखाओ ने उसकी जान बचाई थी। वो बहुत डरी हुई होती है। खुन उसे कहता है कि तुम साइड पर हो जाओ, इनसे मैं खुद ही निपट लूँगा। और फिर यहाँ पर एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। खुनखाओ उन बॉयज़ को काफ़ी मारता है लेकिन ऑब्वियसली वो दो थे और फिर वो जब खुनखाओ को मारने लगते हैं तो फाह उसकी हेल्प करती है, बताती है कि वो पीछे से आ रहे हैं, राइट से या लेफ़्ट से। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसकी हेल्प उल्टी पड़ जाती है। उसी की वजह से ही खुनखाओ को और मार पड़ जाती है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन बता रही थी। खुनखाओ सारा कुछ रोक के कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प ना करो, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। लेकिन उसी टाइम पर एक गुंडा फाह को पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके ले जाने वाला होता है, लेकिन खुनखाओ अपनी चालाकी यूज़ करता है और उसे मार के गिरा देता है। वो फाह को बचा चुका था। अब फाह को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके सारे पैसे और उसका बैग सब कुछ उसे वापस भी मिल गया था, लेकिन फिर भी वो रास्ते में बहुत गुस्से से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। कहता है कि इसमें गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। देखो तुम किस तरह की ड्रेसिंग और कैसे बैग लेकर फिरती हो, देखते ही लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। तो ऐसे में चोर लुटेरे तो पीछे पड़ेंगे ही ना। पर फाह आगे से उससे बहस करना स्टार्ट कर देती है कि यही मेरा स्टाइल है, अगर मैं ऐसे ना करूँ तो मैं फाह ही नहीं। पर वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा तो कैजुअल रहो, इतनी बड़ी हील है, तुम भागोगी कैसे उन चोरों से? सफ़र के टाइम पर तो तुम ईजी शूज़ पहन लिया करो। वहाँ पर फाह का जब हाथ लगता है खुनखाओ को तो फाह को पता चलता है कि उसे काफ़ी चोटें भी लगी हैं। वो चेक करती है तो उसे काफ़ी घाव आए हुए, तो वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है। एक जगह पर गाड़ी रुकवाती है और ख़ुद उसको मेडिसिन लगाती है।
यहाँ पर वो उसे थैंक्स भी करती है और सॉरी भी, जिस पर खुनखाओ काफ़ी हैरान होता है कि तुम जैसी रूड लड़की को सॉरी भी बोलना आता है। फाह नोटिस करती है कि उसके फेस पर भी चोट लगी हुई है, तो वो उसके फेस पर भी मेडिसिन लगाती है और यहाँ पर थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद खुनखाओ फाह से कहता है कि मुझे पता है कॉफ़ी फार्म का विजिट करना ये तो तुम्हारा एक्सक्यूज़ है, एक्चुअली तुम तावान को मुझसे छीनना चाहती हो। लेकिन फाह कहती है कि तुम नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो खुनखाओ कहता है ओके फाइन, अब तुम मेरे फॉर्म जाओगी सीधे और वहाँ पर तुम कॉफ़ी को चेक करोगी, उसे टेस्ट करोगी और जैसे ही टेस्ट करोगी अगर अप्रूव है तो तुम यहाँ से चली जाओगी। अब ये सुनकर फाह का मूड तो ख़राब हो जाता है, लेकिन उसे एक दफ़ा गांव तो पहुँचने दो, इसलिए वो हाँ कर देती है। वहाँ से उनके गांव का रास्ता काफ़ी दूर था, रास्ते में सिग्नल के भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो दोनों आपस में बहस भी करते रहते हैं और फिर एक जगह पर थक कर फाह सो भी जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। अब गाड़ी तो ख़राब हो गई थी, फाह की आंख खुल जाती है। खून उसे कहता है कि ठीक है मैं धक्का लगाता हूँ तो मैनुअल गाड़ी को हैंडल कर लेना। लेकिन फाह उसने कभी मैनुअल गाड़ी चलाई ही नहीं थी, उसे सिर्फ ऑटो चलानी आती थी, तो वो बेचारा धक्का लगाता ही रहता है और आगे से फाह उसे चलानी ही नहीं आ रही थी। तो अब और तो कोई ऑप्शन था नहीं, खुनखाओ गाड़ी चलाएगा और पीछे खड़ी होकर फाह धक्का लगाती है। उसे थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं लग रही थी, तो खुनखाओ से कहता है कि जल्दी करो, रात होने वाली है, यहाँ टाइगर्स भी होते हैं। और टाइगर्स का सुनकर उसके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि वो गाड़ी को हिला ही लेती है। लेकिन यहाँ पर ये सब करते हुए सारा धुआं उसके फेस पर भी लग जाता है। खुन को उसकी आदतें काफ़ी क्यूट लग रही थीं। उधर हमें गांव का सीन दिखाते हैं कि कानिंग का एक पेट पिग होता है जिसे वो बहुत प्यार करती थी और वहाँ पर दो बॉयज़ आते हैं गांव के, वो उससे बातें कर रहे होते हैं। उनसे बातों में लग के उसका पेट वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और उनको डांटती है कि अगर ये ना मिला तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगी। अब वो लोग भी उस पिग को तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं और जब उनको नहीं मिलता तो वो गांव में शॉप्स के करीब जाकर ऐलान करते हैं कि जो कोई भी वो पेट ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बस यही सुनना था कि गांव के सारे लोग अपनी अपनी शॉप छोड़ कोई ना कोई हथियार उठाकर उसी पेट को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। अब फाह और खुन भी उसी गांव में पहुंच चुके थे, घर के बिल्कुल पास ही। खुन थोड़ा सा साइड्स पर चली जाती है, सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रही होती है कि वहां पर वही पिग आ जाता है। उसे देखकर वो काफ़ी डरती है क्योंकि वो एनिमल्स के इतना क्लोज पहले कभी भी नहीं आई थी। पर वो पिग तो शांति से साइड पर चला जाता है। पर इतने में वो नोटिस करती है कि काफ़ी शोर शराबा और आवाज़ें आ रही हैं। मुड़ कर देखती है तो गांव के इतने सारे लोग, कोई डंडा, कोई बोरियां, तो कोई टोकरे उठाकर उसके पीछे खड़ा हुआ है और सब यही कह रहे होते हैं कि इसे पकड़ो, इसे पकड़ के हमें पैसे मिलेंगे। फाह फौरन से डर जाती है कि ये क्या, पहले रॉबरी और अब मुझे किडनैप करने की कोशिश हो रही है। वो भी एकदम अपनी हाई हील्स में भागना स्टार्ट कर देती है। हालांकि वो लोग तो उसके आगे जाने वाले पिग के पीछे पीछे थे। अब सबसे आगे आगे तो वो पेट था, उसके पीछे चीखें मारती हुई फाह और उसके पीछे पूरा गांव जा रहा होता है। फाह एक दफ़ा एक पॉन्ड में गिरने वाली होती है कि पीछे से खुनखाओ पहुंच जाता है और बहुत रोमांटिक स्टाइल में उसे संभाल लेता है। वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं कि इतने में वो पेट ऊपर से आ जाता है और उसे देखकर फाह इतना डरती है कि वहीं के वहीं नीचे गिर जाती है और साथ में खुनखाओ को भी गिरा लेती है। अब जब फाह वहाँ पे सारे गांव वालों के सामने पहुँचती है तो उसका हुलिया गिरने की वजह से काफ़ी अजीब हो चुका था और डस्ट मुंह पे फैली हुई थी। वो लोग सारे हैरान होते हैं कि ये कौन है, खुनखाओ की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। लेकिन कानिंग काफ़ी जेलस होती है और कहती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो तो सिर्फ मैं ही हूँगी। फाह उन सारों को इग्नोर करती है और सबसे पहले जाती है अपने फेस पर पानी डालती है, खुद को साफ करती है, अपना हुलिया ठीक करती है। वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को उसके ये स्टाइल्स बहुत ही कूल और क्लासी टाइप के लग रहे थे। और फिर वो आती है और बताती है कि मैं सुथ की सिस्टर हूँ और मैं शहर से आई हूँ। वो लोग ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि बैंकॉक से आई हुई ये लड़की उनकी कॉफ़ी महंगे रेट्स पर ख़रीदने को तैयार है। लेकिन वो यहाँ पर किसी तरह से खुनखाओ को डॉज कर देती है और सारे गांव के सामने कहती है कि मैं 1-2 दिन रहने के लिए नहीं, मैं ज़्यादा टाइम के लिए आई हूँ। मैं पूरे अच्छी तरह से पहले नोटिस करूँगी, ऑब्जर्व करूँगी कि तुम लोग कैसे प्लांट्स को ग्रो करते हो, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई और तरीका तो नहीं यूज़ करते। और जब मैं हर चीज़ अपनी नज़र से चेक करूँगी उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी और अप्रूव करूँगी। अब खुनखाओ क्या करता, इतने सारे गाँव के सामने उसे वहाँ से निकल जाने को तो कह नहीं सकता था, बेचारा चुप कर जाता है। अब उसके बाद फाह जाकर आंटी और अंकल से मिलती है और जब उसका भतीजा तावान उसके पास आता है तो वो तो उसे पहचान ही नहीं रहा था क्योंकि धुएं और डस्ट की वजह से उसकी इतनी बुरी हालत थी, उसका सारा मेकअप उतर चुका था। कहता है कि मेरी आंटी फाह तो नहीं लग रही, वो तो बहुत सुंदर थी।
तो फाह को अपना मेकअप दोबारा से करना पड़ता है। अब जब वो सामने आती है तो फिर तावान मानता है, हाँ आप लग रही हो मेरी आंटी। और यहाँ पर बातों बातों में बच्चा था तावान, वो ये कह देता है कि आज रात को मैं अपने आंटी और मामू के साथ सोऊंगा, जैसे मैं अपने मम्मी और डैडी के दरमियान में सोया करता था। ये सुनकर फाह और खुनखाओ दोनों को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन नाना नानी ये बात कवर कर जाते हैं कि तुम हमारे दरमियान में सोना। उसके बाद खुनखाओ फाह को लेकर जाता है साइड पर। एक क्यूट सा छोटा सा हाउस अपने घर के बिल्कुल पास ही उसने फाह के लिए अरेंज किया हुआ था। वो घर जब वो देखती है तो पहले तो उसे छोटा लगता है, लेकिन जब अंदर जाती है तो पता चलता है कि उसका भाई सुत और उसकी पत्नी वो जब भी आते थे इसी घर में रहा करते थे। अंदर जाते ही जब वो अपने भाई की पिक्चर्स देखती है तो उसे उसी की यादें आने लगती हैं, वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन इतने में उसे गैको की आवाज़ें आती हैं और वो गैको से बहुत डरती थी, तो खुनखाओ से पूछने लगती है कि ये कहाँ है। वो कहता है कि ये हर जगह यहाँ पे होती हैं और इनसे डरने की कोई बात नहीं। अब वो बेचारी डरते डरते सबसे पहले तो वॉशरूम को चेक करती है। उसे लगा था कि ये बिल्कुल सेफ़ है, तो अपना नाइट तो बिल्कुल रेडी हो जाती है शावर लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डोर क्लोज़ करती है तो डोर के ऊपर ही वो गैको बैठी हुई थी। उसे देखकर वो इतनी ज़ोरदार चीखें मारती है कि दूर दूर तक आवाज़ें जाती हैं। और खुनखाओ वो दौड़ता हुआ उसी के ही हाउस में आ जाता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। फाह इतनी डरी हुई थी कि आगे जाकर दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती थी, वो बस सिर्फ चीखें ही मारती रह जाती है। और खुनखाओ उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे निकालूं। वो दरवाजे को धक्का मारता तो गैको उसके ऊपर गिरने लग जाती थी। वो तो रोकती रह जाती है, लेकिन खुन उसकी एक भी नहीं सुनता और दरवाज़ा तोड़ देता है और गैको की लैंडिंग होती है सीधा फाह के ऊपर। और अब की बार तो उसकी चीखें आसमान तक थीं। अब वो बेचारी बेहाल होकर बैठी रो रही होती है। उसे गैको बहुत डिस्गस्टिंग लगती थी, लेकिन उसका भतीजा तावान उसके पास आता है और उसे कहता है कि ऐसे ना सोचो आंटी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक क्रिएचर बनाई है गॉड ने आपको, और मुझे भी तो बनाया है, इसी तरह से गैको को बनाया है। वो बहुत क्यूट होती है, मैं कभी आपको उससे मिलवाऊंगा। उसके बाद फाह जब बात लेकर रेडी बैठी होती है तो अंकल ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके पास इतनी सारी बॉटल्स हैं। कोई सीरम होता है, कोई आई क्रीम, कोई नाइट क्रीम, कोई फेस क्रीम। और साथ ही साथ फाह ये भी नोटिस करती है कि उसका और इन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। जिस टाइम पर वो सोती है यूजुअली रात के 1 बजे या 3 बजे, उतने टाइम पर तो ये लोग उठकर अपने काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये सब इजी ले रही थी, ऐसे सोचती है कि जैसे वो वेकेशन पे आई हुई है, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके जाएगी। लेकिन उसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उस टाइम पर आता है जब वो डिनर करने के लिए आती है। लेकिन वहाँ के खाने देख देख कर वो हैरान रह जाती है। वो इतने अजीब टाइप के थे कि उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। स्नेल्स, वर्म्स, ऐसी फूड्स वो कभी भी नहीं खाती थी। और ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका भतीजा तावान वो यही फूड बहुत मज़े से खा रहा है और वो ज़बरदस्ती अपनी आंटी को भी यही खाना खिला देता है। उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करती, बच्चे को नाराज़ नहीं कर सकती थी, बच्चा भी तो पटाना था। फाह खुनखाओ से काफ़ी लड़ाई करती है और बहस करती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये फूड उसके नेफ्यू के लिए सही नहीं जो उसे वो दे रहे हैं। लेकिन आगे से खुनखाओ जब उसकी डिटेल बताता है तो वो चिकन और फिश से ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखते थे। लेकिन फाह उसका तो पता ही है कि कितनी मूडी है, बात नहीं मानती बल्कि गुस्से में अंदर चली जाती है। खुनखाओ को लगता था कि फाह उसकी गेस्ट है और उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, लेकिन वो अपनी मॉम को मजीद काम नहीं करने देता क्योंकि वो काफ़ी थकी हुई थी और उनको किचन से भेजकर खुद उसके लिए एक ऑमलेट बनाने लग जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सारी रात भूखी कैसे सोएगी। जबकि उधर फाह को दिखाते हैं कि उसके घर पर एक एक करके बहुत सारे विलेजर्स आते हैं। कोई उसे वेजिटेबल से बनी हुई डिश दे जाता है, कोई चिकन दे जाता है और फिर एंड पे एक आता है, वो राइस की कमी पूरी कर देते हैं। वो सारे लोग एक्चुअली उसकी इतनी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका भाई सुत उसने सारे विलेजर्स का दिल जीता हुआ था। इतने में जब फाह खाना खाने लगती है तो उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। वो नामचा से बात करती करती सिग्नल की तलाश में बाहर निकल जाती है और वहाँ बैठकर खुनखाओ की बुराइयां कर रही होती है कि वो कितना रूड और बदतमीज है। उसे तो कोई परवाह ही नहीं है कि उसकी गेस्ट आज रात भूखी सोएगी और इसी तरह से उसे गालियां दे रही होती है कि पीछे से खुनखाओ ये सारा कुछ सुन लेता है। अब फाह को शर्मिंदगी तो काफ़ी होती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, मुझे क्या पता था तुम मेरे लिए ऑमलेट बना कर ले आओगे। और उससे सॉरी तो नहीं करती, लेकिन अपने शब्द ज़रूर वापस ले लेती है। और उसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर उसे अपने पास बातें करने के लिए बिठा लेती है। उसके दिल में बहुत सारी बातें थीं। वो सुत के बारे में उससे पूछना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि उसकी भाभी कैसी थी। खुनखाओ कहता है कि वो तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो आगे से फाह मतलब निकालती है कि यानी कि वो ब्यूटीफुल नहीं थी।
तो खुनखाओ कहता है, नहीं, ब्यूटीफुल तो बहुत थी और नाइस भी बहुत थी, तुम्हारी तरह से सड़ू नहीं थी। फिर इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते वो लोग बातें करते हैं और खुनखाओ अपनी सिस्टर को, जबकि फाह वो अपने भाई को वहाँ पर बैठ के याद करते रहते हैं। उसके बाद फाह सोने के लिए अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन जब वो टाइम देखती है तो अभी सिर्फ 8 ही बजे थे। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, इतनी जल्दी उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कभी एक्सरसाइज करती है तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन इन दी एंड उसे स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना ही पड़ता है। उसने सुबह सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था कि उठकर तवान के साथ खेलेगी, लेकिन वो मॉस्किटो नेट से बाहर आ जाती है अलार्म बंद करते करते और फिर बाहर ही सो जाती है। फिर उसे इतना मच्छर काटते हैं कि सुबह सुबह कानिंग जब उसे उठाने के लिए आती है तो उसे देखकर चीखें मारने लगती है कि तुम एक गेक्को लग रही हो। उसके फेस पर वाकई इतने सारे स्पॉट्स थे कि फाह खुद भी मिरर देखकर चीखें मारने लगती है। अब उसके बाद वो परेशान बैठी हुई होती है कि कानिंग उसे ऊपर से और चिढ़ाती है और भी तंग करती रहती है, और फाह उसे चिढ़ाने के लिए उसके पिक की वजह से उसे मम्मी पिक कहने लग जाती है। अब यहाँ पर खुनखाओ के डैड आकर कानिंग को वहाँ से भगाते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ के हर्बल डॉक्टर हैं और बहुत सी हर्बल मेडिसिन लेकर आए थे फाह के लिए, और इन मेडिसिन को यूज़ करके वो अपने फेस से मार्क्स हटा सकती थी। इतने में अंकल को तो आंटी किचन में कोई काम से बुला लेती हैं। अब और खुनखाओ वहाँ आता है, अंकल उससे ही मेडिसिन अप्लाई करने को कह देते हैं। फाह को खुनखाओ के सामने अपना फेस दिखाते हुए काफ़ी शर्म भी आ रही थी, और फिर वो उसे मेडिसिन अप्लाई करने से बार बार रोक देती है। कभी कहती है कि इससे स्मेल आएगी, कभी कहती है मुझे एलर्जी ना हो जाए, और कभी कहती है कि एक लड़का मेरे फेस को छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो खुनखाओ कहता है, मैं कोई लाइक करके तुम्हें टच नहीं कर रहा। लेकिन फाह को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। इतने में ऊपर से तवान आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी आंटी को खुद मेडिसिन लगाऊंगा, और मेडिसिन लगाने के बाद उसका हुलिया ये बना होता है। उसने तो फाह को कैट ही बना दिया था। अब आंटी आती हैं फाह के पास और वो उसका फेस वाइप करते हुए उससे बहुत सारी बातें करती हैं। फाह को देखते देखते उन्हें अपनी बेटी याद आ रही थी, और वो दोनों इसी तरह से बातें करती करती सुथ और उसकी वाइफ को याद करते हुए रोने लग जाते हैं। उसके बाद फाह तावान को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर जाती है। वो देखती है कि वो पानी में गिरा हुआ है, भाग के जाती है, उसे किसी तरह से बाहर निकालती है, और फिर खुनखाओ पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा, बच्चे को पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो कहता है ये हो ही नहीं सकता कि ये डूब जाए। और फिर तवान खुद भी आंटी को बताता है, कहता है कि आप अचानक से आ गई थी तो मेरे नाक में पानी चला गया, वरना वो तैरना जानता था। और वैसे भी वो वहाँ पर फ्रॉग्स तलाश करने आया था जिसे खाने का तवान को बहुत शौक था। और फाह फिर से खुनखाओ पर गुस्सा करती है कि ये पानी गंदा है, लेकिन खुनखाओ उसकी बात नहीं सुनता तो वो मिट्टी उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है, और जवाब में खुनखाओ भी मड से बना हुआ एक बॉल उसके ऊपर फेंकता है और कहता है, लो तुम्हारे पे मिट्टी लगी, अब क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। और बस इसी तरह से उन दोनों की फाइट चलती रहती है। वो दोनों एक दूसरे का बुरा हाल कर चुके थे, लेकिन इसी बीच पता चलता है कि फाह के हाथ एक फ्रॉग लग गया है, जिसे देखकर तवान बहुत खुश होता है क्योंकि उसे तो अपने डिनर का सामान मिल गया था। लेकिन इस सब के बाद फाह दोबारा से खुनखाओ से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और उसे पानी भरने वाला एक बर्तन देकर मारने वाली होती है कि यहाँ पर ऊपर से काविन आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो फाह को लेकर साथ वाले शहर में जाता है, और वहाँ पर दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं, बातें डिस्कस करते हैं। फाह जितने गुस्से में थी सारी बातें उससे डिस्कस करती है, लेकिन काविन आगे से उसे समझाता है कि देखो उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, वो उनका भी ग्रैंडसन लगता है, और वो जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से उसका अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उनको ऑकवर्ड फील ना कराओ, तुम उनको इजी फील कराओ, उन जैसा बनने की कोशिश करो ताकि वो कल को तवान को तुम्हारे साथ भेज दें। अब फाह भी यही सोचती है कि मैं इन लोगों के बीच घुलने मिलने की कोशिश करूँगी। और फिर उसके भाई और भाभी की एक रिचुअल के लिए वो लोग कुछ बुके बना रहे होते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर बनवाती है, लेकिन वो बुके बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर कनिंग भी उसे काफ़ी तंग करती है, लेकिन फाह वो बार बार कोशिश करती रहती है और इन दी एंड कुछ ना कुछ तो बना ही लेती है। वो सोचती है कि बेशक मैं अच्छा नहीं बना सकी, लेकिन मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी जब वो मेरे हाथ का बना हुआ बुके देखेगा। अब उसके बाद रात को जाकर अपने बिखरे हुए कमरे की वो सफाई करना स्टार्ट कर देती है। अंकल उसे कहते हैं कि ये सब रात को झाड़ू देना अच्छा नहीं समझा जाता, ये बुरा शगुन है, लेकिन वो शगुन वगैरह को तो मानती नहीं थी और कहती है कि अगर अच्छे वाले एंजल्स दिन के टाइम पर झाड़ू देने से नहीं भागते तो रात को भी नहीं भागेंगे। अंकल वाकई उसकी हाजिर जवाबी से हैरान थे, और खुनखाओ भी अंकल को कहता है कि इसकी बातों में ना पड़े, यहाँ से चलें, ये जो करती है इसे करने दें।
उसके बाद हमें अगली सुबह दिखाते हैं कि उन सारों ने मॉन्क्स के पास जाना था एक रिचुअल करने के लिए, लेकिन सुबह ही सुबह फाह ने अपना सारा कमरा बिखेर के रखा हुआ होता है क्योंकि उसको अपने टॉप्स नहीं मिल रहे थे जो वो कल ही शहर से खरीद कर लाई थी और वो बहुत एक्सपेंसिव थे। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद किसी ने चोरी कर लिए हों जब मैं कमरे में नहीं हूँ, लेकिन आंटी उसे कहती हैं कि हमारे यहाँ गाँव में कोई भी थीफ नहीं है। पर फाह वो ये बात मानने वाली थी ही नहीं। कहती है कि शायद आपके गांव के लोगों ने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें पहले कभी देखी ही नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये कनिंग नहीं चुराए होंगे और मैं जाकर तलाशी भी लूँगी। आंटी ये सब सुनकर काफ़ी हर्ट होती हैं। फाह बहुत गुस्से में जाती है कनिंग के एक छोटे से स्टोर पर और वहाँ पर जाकर वो तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि यकीन है मेरे इयररिंग्स तुम नहीं चुराए होंगे क्योंकि तुम ही मेरे घर वाली साइड पर आई थी। कनिंग को गुस्सा तो काफ़ी आता है, वो उसे बुरा भला भी बोलती रहती है, लेकिन अंकल आंटी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे तसल्ली करने दो, इसी तरह से तुम भी इनोसेंट डिक्लेयर हो जाओगी। अब ऑफ कोर्स इयररिंग वहाँ से तो मिलता नहीं है। फिर नेक्स्ट वो जो भी उसके घर के करीब कल आया था उनके घर की जाकर तलाशी लेती है। वो सारे लोग काफ़ी इंसल्टिंग फील करते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि वो गेस्ट थी और सुत की सिस्टर भी। लेकिन कनिंग वो तो उसे बहुत सारी बातें भी सुनाती रहती है। इतने में खुनखाव आता है तो उसे भी ये सारा कुछ पता चलता है जो भी सुबह से तमाशा लगा हुआ होता है और खुनखाव को फ़ौरन से समझ आ जाती है कि यकीनन जो इसने रात को कल झाड़ू दिया था ये उसी में ही समेट के इसने अपना इयररिंग कहीं फेंक दिया है। वो फ़ौरन से जाता है और उसी गार्बेज के अंदर से तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है और ऐसा ही होता है। उसका इतना एक्सपेंसिव सा इयररिंग उसने झाड़ू में कल समेट कर फेंक दिया था। अब फाह ये देखती है तो काफ़ी शर्मिंदा होती है और गांव वालों के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट भी हो गई थी क्योंकि वो बात बेबात सारों को तंग कर रही थी। वो सारे तो चले जाते हैं। फाह शर्मिंदा भी काफ़ी थी। खुनखाव उसे खाली हाथ थोड़ी जाने देता। वो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और कहता है कि पता है मेरे डैड ने तुम्हें कल झाड़ू देने से मना क्यों किया था कि जब पहले टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लोग ऐसे ही अपनी कीमती चीज़ें भी झाड़ू में समेट दिया करते थे जैसे तुमने किया। अब सुत के कुछ फ्यूनरल्स के लिए सारे लोग टेंपल के बाहर बैठे वेट कर रहे होते हैं। फाह काफ़ी लेट हो गई थी लेकिन जब फाह आती है तो सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर सी एक राजकुमारी लग रही थी। उसके अंदाज ही ऐसे थे कि गांव के सीधे साधे लोग उसे देखकर एकदम फ्लैट हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं जो भी उसने बदतमीजी सुबह की थी। उसके बाद वो लोग टेंपल जाते हैं और खुनखाव की मॉम वो फाह को सारा कुछ सिखाती हैं कि यहाँ पर रिचुअल्स कैसे करने हैं। फाह बचपन के बाद आज पहली दफ़ा टेंपल में आई थी। उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि सब कैसे पढ़ना है, लेकिन ये सारे रिचुअल्स पूरे करने में खुनखाव की फैमिली उसकी काफ़ी हेल्प भी करती है। इन दी एंड जब फाह की बारी आती है तो वो जब मॉन्क के पास जाती है तो खुनखाव भी उसके साथ होता है। वो कहती है कि मेरा बुके सुंदर नहीं है तो मॉन्क कहता है कि सुंदरता इम्पॉर्टेंट नहीं, तुमने जिस तरह से दिल से ये बनाया है तुम्हारी इंटेंशंस इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर फाह एकदम खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसके भाई की आत्मा आज शांति में होगी उसकी तरफ से गिफ्ट्स मिलने के बाद। अब ये सारी रस्में पूरी करने के बाद वो लोग अपनी फैमिली फ़ोटोज़ बना रहे होते हैं, लेकिन वो फ़ोटोज़ कुछ ब्लैंड सी लग रही थी, उनमें कुछ कमी फील हो रही थी। तो आंटी फाह को भी अपने साथ अपनी फैमिली फ़ोटो में बुला लेती हैं और ये देखकर कनिंग बहुत जेलस होती है और झूठ बोल देती है कि कैमरा की बैटरी ही ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में फाह अपना फ़ोन देती है और वो लोग उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ बनाने लग जाते हैं और इन फ़ोटोज़ में खुनखाव और फाह दोनों एक कपल की तरह क्यूट लग रहे थे। उसके बाद आंटी फाह से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इन फ़ोटोज़ को फ्रेम करा के रखवाऊँ क्योंकि जब भी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद आएगी तो मैं यही फ़ोटोज़ देखूँगी। फाह काफ़ी खुश होती है कि आपको मेरी याद आएगी, आप मुझे मिस करेंगी। तो आगे से खुनखाव तंग करने के लिए कहता है ऑफ कोर्स तुमने इतना सताया है, यहाँ पर इतने ड्रामे किए हैं, याद तो तुम्हारी ज़रूर आएगी। अब फाह प्लान बनाती है कि तवान खुनखाव से कितना अटैच है, अब मैं भी उसको खुद से अटैच कराऊंगी ताकि वो अपने मामू को भूल मुझसे ज़्यादा प्यार करे। वो पहले तो उसके लिए स्नैक्स गिफ्ट में लेकर जाती है पर उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो तो एक स्टोरी सुनने वाला था अपने मामू के थ्रू। अब फाह ऑफ़र करती है कि मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो तवान खुश हो जाता है। अब फाह उसे एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती है, 3 पिग्स वाली स्टोरी। लेकिन उस स्टोरी में तवान इतना तंग करता है, हर लाइन के बाद एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। स्टोरी तो कहीं बीच में रह जाती है लेकिन उसका सवालनामा बहुत लंबा होता है और खुनखाव ये सब देखकर हंस रहा होता है। लेकिन फाह इतनी तंग आ जाती है कि स्टोरी बीच में छोड़ के आधी अधूरी ही ख़त्म कर देती है और कहती है कि अभी तुम सोने के लिए जाओ, स्टोरी बाकी की कल सुनेंगे।
पर फाह को अभी तवान को हैंडल करना नहीं आता था। खुनखाओ उससे कहता है कि अगर तुम टाइम से नहीं सोओगे तो तुम मेरी तरह से हाइटेड नहीं बन पाओगे। ये सुनकर फौरन से तवान सोने के लिए चला जाता है। अब फाह अगले दिन एक नया प्लान बनाती है और खुनखाओ के फार्म जाने का इंतज़ार करती है। बाद में चोरी चोरी तवान को अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले तो उसे बहलाती है एक टैब दिखाकर। कहती है इसमें बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन गेम्स कैसे होती, वहाँ पे तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, डाउनलोड से नहीं हो सकती थी। उसके बाद उसे एक पजल दिखाती है, लेकिन उसमें भी तवान को कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक डायनासोर दिखाती है, पर वो तो मूव ही नहीं करता था। तवान बहुत डिफ़िकल्ट बच्चा था। वो ऐसा करता है कि कहता है आपका डायनासोर तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन मेरी गेक्को ज़रूर मूव करेगी, और एक गेक्को निकाल कर अपनी आंटी को डराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो बोर होकर वहाँ से जाने लगता है तो आंटी एक नया गैजेट निकाल लेती हैं और उसको देती हैं एक मॉन्स्टर ट्रक जो वाकई मूव कर रहा था। अब ये देखकर तवान बड़ा खुश हो जाता है। फाह अब उसे सपने दिखाती है कि अगर तुम मेरे साथ बैंकॉक चलोगे तो इस तरह के बहुत सारे टॉयज़ मैं तुम्हें ले कर दूँगी। लेकिन बच्चे को इस तरह से वर्गलाते हुए और सपने दिखाते हुए खुनखाओ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ऐसा करने का मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। तुम यहाँ पर कॉफ़ी ख़रीदने आई थी, अभी तक तुमने कॉफ़ी चेक करने का नाम ही नहीं लिया, और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने फार्म्स की तरफ ले जाता है। वहाँ पर उसे सारी डिटेल्स बता रहा होता है फार्मिंग से रिलेटेड, लेकिन फाह को तो इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ सेल्फीज़ ही लेती रहती है। खुनखाओ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, एट अ टाइम बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद वो उसे कुछ कॉफ़ी दिखाता भी है, चेक भी कराता है, लेकिन फाह ये सुनकर काफ़ी हैरान थी कि उनका रेट इतना लो क्यों है, और टॉन्ट करती है कि जिस रेट पर तुम लोग आजकल बेच रहे हो ये तो बहुत लो क्वालिटी की लग रही है। और ये सुनकर खुनखाओ को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। वो उसे पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगता है कि मैं तुम्हें अभी कॉफ़ी टेस्ट कराता हूँ, लेकिन इतने में फाह के पैर पर चोट आ जाती है और वो छोटी सी चोट का इतना बड़ा बहाना बनाती है, कहती है कि अब मैं नीचे कैसे जाऊँगी, ये सब तुम्हारी गलती है। खुनखाओ बेचारा सॉफ्ट हार्टेड था, फ़ौरन से शर्मिंदा हो जाता है और उसे ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें पिगी बैक करूँगा। फाह काफ़ी शर्माती है, लेकिन अब क्या करती, इतना लंबा सफ़र वो भी हील्स के साथ नीचे कैसे चल के जाती, उसे मानना ही पड़ता है। यहाँ पर वो दोनों एज अ कपल काफ़ी क्यूट लग रहे थे। उसके बाद जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कानिंग मिलती है और वो देखते ही शोर मचाना स्टार्ट कर देती है और बहुत बुरे बुरे नाम देती है फाह को, और गुस्से से उसे मारने लगती है, और इसी मारपीट के बीच फाह नीचे भी गिर जाती है। जब कानिंग को पता चलता है कि इसके पैर पर चोट लगी है तो कहती है ओके फाइन, मैं खुनखाओ को उसे नहीं उठाने दूंगी, बल्कि मैं खुद ही इसे कैरी करूंगी। और बहुत मुश्किलों से वो फाह को कैरी तो करती है, पर इससे पहले कि वो उसे आगे चलाती उनकी फिर से लड़ाई हो जाती है, और इसी लड़ाई के बीच फाह दोबारा से गिर जाती है, क्योंकि फाह वो भी कहीं ना कहीं खुद को कानिंग से जेलस फील कर रही थी। उसने मजाक किया था कानिंग को छेड़ने के लिए कि मुझे पता है तुम उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, बल्कि तुम ऐसे ही लोगों के सामने झूठ बोलती हो, तुम लोग रिलेशनशिप में हो ही नहीं। अब खुनखाओ किसी तरह से कानिंग को रिक्वेस्ट करके वहाँ से भेज देता है और फिर आगे सारा रास्ता फाह को कैरी करके नीचे आता है। फिर नीचे आके सबसे पहले तो वो उसे मेडिसिन लगाता है, वही हर्बल मेडिसिन जिसको लगवाते हुए फाह काफ़ी नाटक करती है। और उसके बाद खुनखाओ कहता है कि मैं मज़ीद कुछ भी लेट नहीं करना चाहता, मैं अभी जाकर कॉफ़ी के बीन्स रोस्ट करके तुम्हारे लिए लाऊंगा और तुम्हें कॉफ़ी टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद तुम हाँ करो या ना करो, कल मैं तुम्हें वापस शहर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद फाह उसे जब कॉफ़ी बनाते हुए देख रही होती है तो वो देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके मसल्स, उसकी बॉडी, ये सब कुछ देखकर उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई हॉट सा शेफ़ कॉफ़ी का कमर्शियल शूट करा रहा हो। लेकिन वो काफ़ी बहाने बनाती है, प्रैक्टिस कर रही होती है कि मैं इस टाइम पर कॉफ़ी नहीं पी सकती वरना मुझे रात को नींद नहीं आती। लेकिन उसके सारे प्लान्स ख़राब जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ खुनखाओ ने सुन लिया था उसे खुद से बातें करते हुए। अब वो उसे ज़बरदस्ती कॉफ़ी पिलाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन यहाँ पर फाह एक नाटक करती है और गरम गरम कॉफ़ी अपने बाजू पे गिरा देती है। इस तरह से उसे 1-2 दिन और रहने का बहाना मिल जाएगा। उसने बातों बातों में कॉफ़ी काफ़ी हद तक ठंडी तो कर ली थी, लेकिन फिर भी वो वार्म थी और बॉडी पर निशान भी पड़ गए थे। अब वो काफ़ी गुस्सा करती है कि कितना सड़ू इंसान है, मेरी बाजू जल गई फिर भी आया ही नहीं पता करने। लेकिन इतने में दरवाजे पर कोई आता है और वो होता है तवान, जिसको खुनखाओ ने ही भेजा था एलोवेरा देकर, ताकि वो अपनी आंटी की बाजू का ख्याल रखे और उस पर मेडिसिन लगाए। यानी कि खुनखाओ काफ़ी केयरिंग था। तवान फाह के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है और वो अपने बर्न पर लगा रही होती है
और यहाँ बातों बातों में फ़ाह उसे अपने डैड की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि ये तुम्हारे दादा लगते हैं और ये बहुत नाइस हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं बैंकॉक में। अगर तुम मेरे साथ इनको मिलने के लिए चलोगे तो ये तुम्हें बहुत सारे टॉयज़ देंगे और बहुत सारा एंजॉय भी कराएंगे। ये सुनकर तवान फ़ौरन मान जाता है, कहता है कि मैं अपने दादा से मिलने ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद फ़ाह एक प्लान बनाती है और अपनी फ्रेंड नामचा को फ़ोन करके कहती है कि मैं जल्द ही तवान को किडनैप करके वहाँ पहुँचने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे तो उसे पटाते पटाते बहुत टाइम गुजर जाएगा और मेरे सारे प्लान्स वैसे तो फेल ही जा रहे हैं। और वो उसे एयरप्लेन्स के टिकट बुक कराने को भी कह देती है। और ये कॉल करने के बाद वो कानिंग से पूछती है बहाने बहाने से कि कल सुबह सुबह सबसे पहले कौन सी बस यहाँ से निकलती है शहर के लिए। और वो बताती है कि 6 बजे बस निकलती है और यहीं से उसकी बुकिंग भी होती है। और कनिंग की वैसे तो उससे बनती नहीं थी, कहती है कि अगर तुम हमेशा के लिए जाना चाहो तो फ्री जाओगी, लेकिन अगर तुम एक दिन के लिए जाना चाहती हो तो वो उससे डबल से भी ज़्यादा चार्जेस ले लेती है। अब फ़ाह ने रात को 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। वो उठ और फिर अपने घर से बिल्कुल एक किडनैपर की तरह से रेडी होकर खुनखाओ के घर की तरफ जाती है। उसने सारी पहले ही इन्फॉर्मेशन गांव के लड़कों से इकट्ठी कर ली हुई थी। उसे पता चल गया था कि आंटी सबसे पहले उठ जाती हैं 3 बजे ही और फिर सबके लिए नाश्ता तैयार करती हैं। उसके बाद अंकल भी उठते रहते हैं रात को, क्योंकि उन्हें अक्सर वॉशरूम जाना होता है। वो इस सब के लिए बिल्कुल ही रेडी थी। एक पॉइंट पर आंटी उसे पकड़ने वाली होती हैं, लेकिन उसकी गुड लक है कि वो बच जाती है। अब वो किसी तरह से खुनखाओ के कमरे में पहुंच ही जाती है। उसकी कोशिश थी कि जब सारे सो रहे हैं तो वो चुपचाप से किसी तरह से तवान को उठाकर ले जाए। वो ऐसा करती है कि तवान को उठाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसी टाइम पर सुत की आंख भी खुल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अपने बैग में उसने तवान को डाला हुआ है और फ़ाह एक जगह पर बैठकर बस का वेट कर रही होती है। इतने में एक मॉन्क ऊपर से आ जाता है और उसे भाषण देना स्टार्ट कर देता है। उस भाषण में यही कह रहा होता है कि किसी से कुछ चुरा के ना जाना, और जो भी एग्जाम्पल्स वो देता है वो सारी की सारी फ़ाह के ऊपर बिल्कुल फिट आ रही होती हैं। लेकिन उसके जाने के बाद फ़ाह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई सिन नहीं कर रही, ये सब तो मैं अपने डैड के लिए कर रही हूँ और तवान के अच्छे फ्यूचर के लिए। इतने में बस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। कनिंग को शक तो होता है कि ये एक दिन के लिए जा रही थी, बैग क्यों लेकर जा रही है, लेकिन फ़ाह उसे डॉज करके जल्दी से बस में पहुँच जाती है। जब वो बस में बैठी होती है तो उसे थोड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। सोचती है कि ये तवान की आवाज़ क्यों बदल गई है, और जब वो आराम से अपना बैग खोलती है तो अंदर तवान तो था नहीं, बल्कि कनिंग का पेट पिग था। और उसके बाद सीन बदलता है। अब सारा गांव खड़ा होता है फ़ाह के सर के ऊपर और उसे पता चलता है कि खुनखाओ जागा हुआ था और उसी ने ही पेट पिग रख दिया था बैग में, तवान की जगह पर शफलिंग की थी। और ये सब उसने इसीलिए किया था ताकि उसकी रियलिटी सारी दुनिया के सामने आए, वो रंगे हाथों पकड़ी जाए। अब सारे लोग उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। आंटी को तो ये सब पता ही नहीं था, तो खुनखाओ से कहता है कि तुम सारों के सामने खुद एडमिट करो कि तुम यहाँ पर करने क्या आई थी। और तो और उसका सामान भी सारा उठवा कर उसके बैग के ऊपर फेंक देता है कि अब यहाँ से जाओ और वापस लौट कर कभी भी ना आना। मॉम को तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा था और गांव वाले भी कहते हैं कि ऐसे फ़ाह कैसे जा सकती है, वो तो हमारी कॉफ़ी ख़रीदने के लिए आई थी। लेकिन खुनखाओ कहता है कि ये कोई कॉफ़ी ख़रीदने नहीं आई थी, और फिर फ़ाह को भी सच बोलना पड़ता है। कहती है कि मुझे किसी कॉफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे डैड बीमार हैं और वो सुत के बेटे को देखना चाहते हैं, खुद उसे पालना चाहते हैं, इसलिए मैं तवान को यहाँ से ले जाने के लिए आई थी और मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा, वरना आप लोग मुझे यहाँ रहने ही ना देते। ये बात सुनकर सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और आंटी कहती हैं कि मैं कभी भी तवान को खुद से दूर नहीं करने वाली। वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत हर्ट हुए थे। उन विलेजर्स ने सब ने फ़ाह का कितना ख्याल रखा था और उसने जवाब में कैसा बर्ताव किया। खुनखाओ से जाते जाते रियलाइज़ कराता है कि अगर तुमने कुछ करना ही नहीं था, कुछ खरीदना ही नहीं था, तो इन विलेजर्स को झूठी होप आखिर तुमने क्यों दी, तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद फ़ाह वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टेप मॉम आजकल बिजनेस में इंटरवीन कर रही हैं। फ़ाह भी नहीं थी और उसके डैड भी नहीं थे। उनका भाई और वो दोनों काफ़ी इडियट टाइप के थे और बिज़नेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको खुद समझ ही नहीं थी कि कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। उधर फ़ाह जब शहर में होटल में पहुंचती है तो उसे वही बातें याद आती हैं जो खुनखाओ ने उसे कही थी, और वो काफ़ी एम्बेरस भी फील करती है, क्योंकि आखिर उसने विलेजर्स को और सारे लोगों को बहुत हर्ट किया था जो उसके साथ इतने नाइस थे। उसे वो टाइम भी याद आता है
कि इस टाइम पर गांव में डिनर का टाइम होता है, जबकि गांव में डिनर करते हुए आंटी काफ़ी अपसेट बैठी थी और यही सोच रही थी कि फ़ाह ने ऐसा क्यों किया। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उन्हें लगा था कि मैंने उसकी इतनी केयर की, बेटी की तरह समझा, और उसने हमें धोखा दिया। और तवान, उसको तो वो झूठ बोल देते हैं कि तुम्हारी आंटी को कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो अभी बैंकॉक चली गई हैं। फ़ाह सोचती है कि आज तो मैं बहुत मज़े का डिनर करूंगी और अपनी पसंद की हर चीज़ लेकर बैठी होती है। और आज के डिनर में तो फ्रॉक्स भी नहीं थे। वो काफ़ी खुश थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे खुशी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि फैमिली के साथ मिलकर बैठकर खाना खाना ये बचपन के बाद पहली दफ़ा एक्सपीरियंस उसने गाँव में ही किया था। सारे लोग कितने केयरिंग थे और प्योर थे। ये प्योरिटी उसे कभी नज़र नहीं आई थी पहले। और वो उस टाइम को याद करती है जो उसने उनके साथ बिताया था। इतने में उसे अपनी एक एम्प्लॉय की कॉल आ जाती है और वो उसे सारा इन्फॉर्म करती है कि किस तरह से एक गलत प्रोडक्ट को ख़रीदा जा रहा है और ये फैसले उसकी स्टेप मॉम ले रही हैं। फ़ाह फ़ौरन से सोचती है कि अब मेरे इंटरवेंशन का टाइम आ चुका, अब कल मैं ऑफिस जाऊंगी, जो काम मैं करती हूँ वही करूँगी, जाकर स्टेप मॉम की बैंड भी बजाऊंगी। उसने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी ईमेल के थ्रू मंगवा ली थी। अब नेक्स्ट डे उसी सोप का प्रोमो चल रहा होता है। सारे लोगों को उसकी सारी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं कि ये प्रोडक्ट वो लोग ख़रीदने वाले हैं और बहुत हाई प्राइस पर मार्केट में लॉन्च करेंगे रिच पीपल के लिए। स्टेप मॉम इसी एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाली होती हैं कि ऊपर से एकदम दबंग सी एंट्री करती है फ़ाह। वो आती है और कहती है कि दोबारा से ट्रायल दिया जाए, मैंने नहीं देखा था। वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी और उसका काफ़ी रोब भी था। और यहाँ पर वो कहती है कि ये रंग गोरा करने वाला जो सोप आप लोग अपनी कंपनी में लॉन्च करने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसमें ख़तरनाक केमिकल्स हैं। और फिर वो एक एक्सपेरिमेंट कर कर उनको चेक भी कराती है और पता चलता है कि उस सोप में तो मर्करी है। वो लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के अपनी कंपनी का नाम डुबोने जा रहे थे गलत प्रोडक्ट खरीद कर। फ़ाह ने आकर उनको रोका था। फ़ाह वाकई बिजनेस में बहुत अच्छी थी। अब इस हरकत की वजह से स्टेप मॉम और उसका भाई दोनों परेशान खड़े हुए होते हैं और फ़ाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये बात मिस्टर प्रेसिडेंट को ना बताएं। फ़ाह कहती है कि इस वक्त जो डैड की कंडीशन है, मैं वाकई में उनको ये नहीं बताने वाली, और उनको जली कटी बातें सुनाती हुई वहाँ से चली जाती है। फ़ाह अब अपनी लाइफ में वापस आ गई थी, लेकिन उसे बार बार वही गाँव के सपने भी आते रहते हैं और वो परेशान हो जाती है। नामचा से यही सारा कुछ शेयर करती है। नामचा उससे कहती है कि वाकई तुमने किया तो उन लोगों के साथ बुरा है, तुमने उनको झूठे सपने भी दिखाए, उनकी कोई हेल्प भी नहीं की और उनसे उनका बच्चा भी छीनने की कोशिश की। तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से सही कर रही होगी, लेकिन उनको कितना बुरा लगा होगा। और फिर वो फ़ाह को 2 चॉइसेस देती है कि अपने डैड से मिलने से पहले फ़ैसला कर लो, या तो तुम गिव अप करोगी या फिर विलेज में दोबारा जाओगी, उन लोगों का दिल जीतोगी और उनको रियलाइज़ कराओगी कि तुम तवान का अच्छे से ख्याल रख सकती हो। और फ़ाह दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है कि मैं हार नहीं मानने वाली, कि मैं दोबारा जाऊंगी, जो भी गलत किया था उसे सुधारूंगी और तावान को उन लोगों की परमिशन से यहाँ पर लेकर आऊँगी। उधर कानिंग को दिखाते हैं। उसकी खुशी तो आजकल 7वें आसमान पर थी, क्योंकि आजकल खुनखाओ और वो बिल्कुल अकेले टाइम पास कर सकते थे। वो उसके लिए खाना भी लेकर आती है, लेकिन खुनखाओ हमेशा की तरह उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। फ़ाह की वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो लौटने वाली नहीं थी। आज उन लोगों के कॉफ़ी सेल करने का भी दिन आया हुआ होता है और उसी टाइम पर फ़ाह भी शहर में पहुंच चुकी होती है और फिर अब गांव में जाने के लिए अपनी गाड़ी में सामान रख रही होती है। इस दफ़ा वो गाड़ी साथ में लेकर आई थी। अब की बार जब वो परचेज़र के लिए कॉफ़ी रेडी करके खड़े हुए होते हैं तो उस टाइम पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वो कितना रेट देगा, लेकिन जब वो आता है तो वो इतना मीन होता है कि पिछली दफ़ा से भी नीचे का रेट रख देता है और उनको ऑप्शन देता है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी परचेज़र नहीं, बेचना है तो बेचो, नहीं तो बाहर में जाओ। वो लोग शहर से बहुत दूर माउंटेन्स पर रहते थे और यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। वो लोग परेशान हो जाते हैं। इतने में फ़ाह भी गांव में पहुंची हुई होती है और फिर एक लेडी से पता कराकर उसे मालूम पड़ जाता है कि कॉफ़ी का मर्चेंट आजकल आया हुआ है और वो कम दामों पर उनकी कॉफ़ी खरीद रहा है। वो फ़ौरन से प्लान बना लेती है कि अब मैं अपनी बिजनेस वूमन वाली क्वालिटीज़ यूज़ करूँगी और जाकर बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करके सारों का दिल जीतने की कोशिश करूँगी। उधर खुनखाओ और बाकी विलेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसी मर्चेंट को अपने कॉफ़ी बीन्स बेचने ही वाले होते हैं कि ऊपर से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से निकलती है फ़ाह। वो लोग उसे देखकर सरप्राइज थे। उन्हें लगा था कि ये मुड़कर कभी नहीं आएगी, लेकिन वो आते ही उस मर्चेंट से कम रेट की वजह पूछने लग जाती है। वो मर्चेंट कहता है कि ये एरिया बहुत दूर है और ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
लेकिन फ़ाह का कहना है कि मैं बिजनेस वूमन हूँ, ये सारी बारीकियाँ अच्छी से जानती हूँ। और फिर खुनखाओ से पूछती है कि तुम रेजिस्ट क्यों नहीं करते, क्यों इस रेट पर मान रहे हो। पर खुनखाओ कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैंने हर कोशिश करके देखी है। पर फ़ाह उस मर्चेंट पर रोब डालने के लिए गवर्नमेंट की दी हुई अपडेटेड प्राइस चेक करने लग जाती है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत बड़ा नाटक करती है जब वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। लेकिन इन दी एंड वो उससे कुछ बार्गेनिंग करती है, कहती है कि कुछ रेट तुम ऊपर करो, कुछ मैं नीचे करती हूँ। पर जब मामला नहीं बनता तो उन दोनों के बीच में एक चैलेंज हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, कॉफ़ी प्रोसेस करके दे दो तो मैं आप लोगों को 200,000 बाथ दूंगा इसके बदले। ये सुनकर सारे विलेजर्स भी हैरान रह जाते हैं और इस चैलेंज में फ़ाह को ये भी मानना पड़ता है कि अगर वो लोग 2 वीक्स में अपनी कॉफ़ी प्रोसेस करके रेडी ना कर सके तो फ़ाह बदले में उस मर्चेंट को 2 लाख देगी। इस सारा टाइम खुनखाओ उसे रोकता रहता है ये चैलेंज करने से, क्योंकि वो लोग प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पर फ़ाह वो कहाँ बात सुनने वाली थी, काफ़ी ज़िद्दी थी। अब ये सुनकर उस मर्चेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस एरिया में कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट इनकी हेल्प नहीं करेगा, ये मेक श्योर करो। और अगर ये लोग किसी तरह से सक्सेसफुल होने लगे तो तुम लोग इंटरवीन करना, मुझे हर हाल में ये लोग हारे हुए चाहिए। दूसरी तरफ फ़ाह को दिखाते हैं कि वो हर तरह से अपने कनेक्शंस यूज़ करके उस एरिया में सारी फैक्ट्रीज़ को कॉल करती है, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी कॉफ़ी को प्रोसेस करने के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इस बात पर कानिंग फ़ाह को बहुत बातें सुनाती हैं कि तुम फिर से ट्रबल मेकर बन के हमारे विलेज में आ गई हो। लेकिन फ़ाह आगे से और भी शोशा करने लगती है, कहती है कि डोंट वरी, मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके सारा इक्विपमेंट और टूल्स ऑर्डर कर लिए हैं, मशीनरी बस यहाँ पहुँचने वाली होगी। लेकिन जब वो कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो मशीनरी आज और कल बिल्कुल भी नहीं बल्कि 1 महीने बाद डिलीवर होगी, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक थी। अब सारों के सामने फ़ाह की बहुत इंसल्ट हो जाती है, वो एकदम परेशान खड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली देती है कि डोंट वरी, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लूँगी। अब खुनखाओ को भी गुस्सा आ गया था, वो सारे विलेजर्स को वहाँ से जाने को कह देता है और फिर अकेले में फ़ाह से बातें करता है, उससे बहुत लड़ता है, उसे बहुत बातें सुनाता है। कहता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गई हो, तुम ट्रबल मेकर हो, पहले भी मुसीबतें खड़ी करके गई थी, अब हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। वो कहता है कि मेरे घर में तुम्हारे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं। पर फ़ाह हर तरह से तैयार होकर आई थी, वो अपने साथ एक क्यूट सा टेंट भी लेकर आई थी जिसको अब उसने अपना हाउस बना लिया था। वो कहती है कि मैं यहाँ पर रहूँगी और तुम लोगों की परमिशन से तवान को अपने साथ लेकर जाऊँगी। तवान गाँव में रहे, इससे बेहतर है कि वो बैंकॉक में मेरे साथ रहे, बेटर लाइफ गुजारेगा। पर ये सुनकर खुनखाओ को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हम गाँव वालों को लुक डाउन करती हो, तुम कितनी घमंडी हो। अब की बार कोई विलेजर भी तुम्हें वेलकम नहीं करने वाला और तुम अपने डैड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं। तुम्हारे डैड अब तावान को तो मांगते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, उसको तो उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब फ़ाह ऐसा करती है कि सारे गांव वालों को ब्राइब करना स्टार्ट कर देती है। वही लोग जो पहले उसे इतना अच्छा बिहेव करते थे, अब वो सारे लोग उसे देखकर भागना स्टार्ट कर देते हैं और उसके गिफ्ट्स लेने से भी इनकार कर देते हैं। अब उनको गिफ्ट में देने के लिए जो वो एंटी एजिंग लेकर आई थी, अब वो खुद को ही वही क्रीम लगाना स्टार्ट कर देती है। पर हार नहीं मानती और खाना तो उसे मिला नहीं था, तो खुद के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाकर वहाँ पर बैठकर खाने लग जाती है। तवान के नाना जी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कि जितना हक हमारा तवान पर है, इतना ही फासाए और उसके डैड का भी है। उनका ब्लड रिलेशन है तवान से, हम उन्हें ज़बरदस्ती दूर नहीं कर सकते। उधर फ़ाह अपने टेंट में बैठी रेस्ट कर रही होती है तो उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि सारे लोग एक जगह पर बैठकर कॉफ़ी प्रोसेस करने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और काम स्टार्ट करने लगे हैं। फ़ाह सोचती है कि वो भी वहाँ पर जाएगी। अब जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि सारे लोग काम कर रहे हैं और अपनी कॉफ़ी को ज़ाया होने से पहले उसे प्रोसेस करना चाहते हैं। खुनखाओ उन लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। उसी टाइम पर फ़ाह आती है और बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह उसे साइड से आवाज़ें दे देकर अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। खुनखाओ पूछता है कैसे, तो कहती है कि मैं आप लोगों को डबल पैसे भी दे सकती हूँ और अगर कहते हो तो बहुत सारे वर्कर्स भी मंगवा देती हूँ, मैं पे करूँगी और वो तुम लोगों की जगह काम करेंगे। पर खुनखाओ को उसकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो कहता है कि तुम जैसी लड़की को सिर्फ दौलत और पैसे का नशा है, तुम कितनी घमंडी इंसान हो, लेकिन हम गांव वाले बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, हमें तुम्हारी इस तरह की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, बस हमारे लिए और ट्रबल क्रिएट ना करो।
अब फाह ऐसा करती है कि गांव वालों का दिल जीतने के लिए शहर से बहुत सारे 40 पिज़्ज़ाज ऑर्डर कर लेती है और यही लार्ज पिज़्ज़ा सब उन लोगों को जा कर देती है और कहती है कि मैंने ये आप लोगों के लिए ऑर्डर किए हैं, आप लोग मेरी तरफ से डिनर करेंगे। लेकिन वो सारे लोग आज काम में इतने बिजी थे कि उन्हें पिज़्ज़ा खाने की कोई फुर्सत नहीं थी। वो लोग साफ इनकार कर देते हैं। अब इस बात पर फाह का तो पारा हाई हो जाता है। वो उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है कि आखिर मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ, क्यों इनकार करते हो? आज तक मैंने अपने डैड को मनाने के लिए भी इतना कुछ नहीं किया जो तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। और उसी टाइम पर खुनखाओ भी आता है और ये सारा कुछ देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फाह को पकड़ता है और एक साइड पर लेकर चला जाता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है, उस पर गुस्सा करता है। कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें सारा घमंड अपने दौलत का और अपने पैसे का है। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें कब ये बात समझ आएगी? और तुम जैसे इंसान जो पैसे की वजह से बिगड़े हुए हो, उनसे मुझे सख्त नफरत है। और वो उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब फाह एक साइड पर जाकर बिल्कुल सैड और अकेली बैठी हुई होती है कि इतने में खुनखाओ के डैड उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं। कहते हैं कि ये सारे लोग तुमसे नफरत नहीं करते, बल्कि ये डिसअपॉइंटेड हैं। तुमने उनको झूठी उम्मीद दिलाई, उनसे झूठ बोला, इसलिए वो हर्ट हैं। और वो उसे ये भी समझाते हैं कि ये जो कुछ भी तुम अब कर रही हो अपने पैसे के बल पर, ये सब कुछ करके तुम गांव वालों को अच्छा फील नहीं करा रही, बल्कि और हर्ट कर रही हो। ये सब देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे तुम ये सब खुद के लिए कर रही हो, उनके लिए नहीं। अब अंकल की सारी बातें फाह को समझ आ जाती हैं। अंकल थे ही इतने काइंड और स्वीट। वो कहती है कि मैं अब वाकई अपने आप की गलतियाँ सीधी करना चाहती हूँ। तो अंकल कहते हैं कि तुम इन लोगों को घुलो मिलो, इनको अपने जैसा समझो और इनके साथ इनकी हेल्प करो। इस तरह से इनका दिल जीत सकती हो। अब वो जाती है, देखती है कि उन लोगों ने सारी रात बैठकर 24 घंटे के अंदर अंदर उन कॉफ़ी को उनके बीन्स से निकालना था, वरना वो ख़राब हो जाएगी। टाइम बहुत लिमिटेड था। तो फाह फैसला करती है कि वो अपने हाथों से जाकर इन लोगों के साथ बैठकर इनकी हेल्प करेगी। ये सब जब खुनखाओ देखता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन उसके डैड उसे इशारे से चुप रहने का कह देते हैं। अब फाह जाती है और सारे गांव वालों के साथ बैठकर इकट्ठे काम कराती है। खुनखाओ को उसकी ये तब्दीली अच्छी लगी थी। अब काफ़ी लोग तो रेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन फाह वो बहुत कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर थी। सारी रात सुबह तक बैठी काम करती रह जाती है और इन दी एंड उसका काम कंप्लीट हो जाता है। जब खुनखाओ आता है उसका काम चेक करने के लिए तो वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन खुनखाओ देखता है कि उसने सारा काम बिल्कुल ठीक ठाक किया है। खुनखाओ को अंदाज़ा था कि जब से वो पैदा हुई है उसने इतना हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं किया था। वो तो प्रिंसेस जैसी लाइफ गुजारती थी। वो खुश था कि उसमें तब्दीली आई है और वो उसकी तारीफ़ भी करता है और फाह भी ये सुनकर खुश हो जाती है। अब उन लोगों ने अपना ये स्टेप तो टाइम पर कर लिया था, तो उन लोगों को अब रेस्ट की ज़रूरत थी। अब वो लोग रेस्ट करते, लेकिन उनके पास तो खाना ही नहीं था। वो सारी रात से काम कर रहे थे। तो वो लोग फाह को कहते हैं कि अब हम तुम्हारा लाया हुआ पिज़्ज़ा खा सकते हैं। बेशक वो पिज़्ज़ा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी भूख की वजह से वो सारों को काफ़ी पसंद आता है और फाह उसका मूड भी ये देखकर अच्छा हो जाता है कि उसकी मेहनत वेस्ट नहीं गई। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले लोग उसके साथ घुल मिल रहे थे और उसे माफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब फाह आती है तो उसके सारे हाथ भी ख़राब हुए हुए थे, लेकिन फिर भी वो खुश थी। जब वो टेंट में आराम कर रही होती है तो उसको और भी खुशी मिलती है जब उसका भतीजा तावान उसके टेंट में आकर उसके साथ रेस्ट करने की विश करता है। और तावान आता है और अपनी पुप्पो के साथ ही लेटकर सो जाता है। वह बड़े मज़े से सो रही होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि खुनखाओ उसके साथ ही लेटा हुआ है। वो ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना था। असल में तो उसके साथ सिर्फ तावान था। अब सपने में वो देखती है कि खुनखाओ उसे फोर्सफुली किस करने लगा है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी तब आँख खुल जाती है जब तवान नींद में उसके साथ ही लेटा हुआ उसके ऊपर सुसु कर देता है। वो बहुत चीखें मारती है और उसके बाद आंटी के पास जाती है। कहती है कि मुझे डिटर्जेंट और एक टब चाहिए, लेकिन आंटी का दिल अभी तक फाह की तरफ से साफ नहीं हुआ था। वो उसे इनकार कर देती है। पर अंकल बहुत काइंड थे। वो फाह को जाकर ये चीज़ें दे कर आते हैं और बाद में आकर आंटी को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे ही तुम ज़्यादा टाइम तक गुस्सा करती रहोगी तो फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे। फाह अपने टेंट में जब सुबह सोकर उठती है तो काफ़ी फ्रेश होती है और अब गांव वाले भी उससे अच्छा बिहेव कर रहे थे। वो ऐसे ही किसी के घर में जाकर उनका वॉशरूम यूज़ करके नहा के फ्रेश होकर आती है तो वो लोग उसे नाश्ता भी देते हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि कॉफ़ी प्रोसेस करने के नेक्स्ट स्टेज पर काम करने का टाइम हो चुका है। कॉफ़ी अब ड्राई हो चुकी थी और उन्होंने अब उसे नेक्स्ट प्रोसेस करना था।
खुनखां उन सारों को अच्छे से लीड कर रहा होता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। और वो लोग सारे मेहनत करके अब नेक्स्ट स्टेज पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारे लोग नोट करते हैं कि फाह बेशक शहर की लड़की है, बहुत मॉडर्न है, लेकिन फिर भी वो ये सारे काम इतने परफेक्टली कर रही थी। एक्चुअली ये काम करना उसे आंटी ने सिखाया था, और आंटी भी ये बात नोटिस करती हैं कि ये अच्छी लर्नर है। और इन दी एंड उन सारों का काम ख़त्म हो जाता है। उन्होंने अपना काम अच्छे से फिनिश कर लिया था और बिना किसी इक्विपमेंट के अपनी कॉफ़ी अच्छे से प्रोसेस कर चुके थे। खुनखाओ ने उन सारों को लीड किया था, लेकिन इसका क्रेडिट सारे गांव वालों को जाता था। सब ने बराबर एफर्ट की थी। उस मर्चेंट के खबरी ये सारी खबरें पता करा लेते हैं और उसे जाकर इन्फॉर्म भी कर देते हैं। और उस मर्चेंट का यही ख्याल था कि अगर ये लोग किसी तरह से कॉफ़ी प्रोसेस करने में सक्सेसफुल हो भी जाएं तो भी मैंने इनको पैसे नहीं पे करने। अब हम ऐसा करेंगे कि इनकी कॉफ़ी को किसी तरह से वेस्ट कर देंगे। खुनखाओ अब सारी कॉफ़ी एक स्टोर रूम में रखवा देता है और उसका गार्ड बनाकर गांव के 2 बॉयज़ को बाहर बिठा देता है। उनसे कहता है कि एहतियात से रहना और जागते रहना, क्योंकि खुनखाओ को पहले ही शक था कि शायद वो मर्चेंट कोई बुरी हरकत करने की कोशिश करेगा। अब वहाँ पर कॉफ़ी पर गार्ड्स बिठाने के बाद खुनखाओ आता है सीधा फाह के टेंट के बाहर और अपने हाथों से उसके लिए वही कॉफ़ी बना रहा होता है। फाह उठती है, ये जब देखती है कि खुनखाओ उसके लिए स्पेशली कॉफ़ी बना रहा है तो वो देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सारों का बिहेवियर उससे चेंज हो रहा था। वो जब देखती है तो उससे कहती है कि याद है मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था कि मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी। तो खुनखाओ भी याद करता है कि मैंने भी तुम्हें कहा था कि अगर तुम नहीं पियोगी तो तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाऊंगा, और आज भी ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर फाह शर्मा जाती है और फिर वो कॉफ़ी टेस्ट करती है। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी थी। ऐसी कॉफ़ी उसने पहले कभी भी नहीं पी थी। एक्चुअली इसमें उसकी अपनी एफ़र्ट भी तो शामिल थी, इसलिए ये इतनी मज़ेदार लग रही थी। उधर गार्ड वाले बॉयज़ को दिखाते हैं कि वो आपस में कुछ फ़न करना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि यहाँ बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों ना थोड़ा ड्रिंक कर लिया जाए। और फिर हेजिटेट करते करते थोड़ा थोड़ा करते ज़्यादा ही पी लेते हैं और बिल्कुल टुन होकर वहाँ बेहोश हो जाते हैं। इतने में उस मर्चेंट के आदमी वहाँ पर आते हैं और मौका पाकर उस स्टोर रूम को आग लगा देते हैं। और वो लोग वहाँ पर उस वक्त सो रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था। इतने में बहुत से गांव वाले भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग परेशान थे, उनके इतने दिनों की मेहनत, उनकी कॉफ़ी, सब कुछ वेस्ट होने वाला था। और वो गुंडे ये सब चोरी चोरी खड़े तमाशा ही देखते रहते हैं और फिर अपना रिवॉर्ड लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि गांव वाले वो वहाँ पर पानी भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ऐसे उनकी कॉफ़ी वेट हो जाएगी और फिर किसी काम की नहीं रहेगी। अब वो सारे परेशान थे कि क्या करते, अपनी आंखों के सामने सारा कुछ जलते हुए देखते रहते। लेकिन फाह ये नहीं कर सकती थी। वो बाय नेचर एक फाइटर थी। वो फैसला करती है, अपने ऊपर पानी डालती है और किसी तरह से अंदर जाकर कॉफ़ी निकालने की कोशिश करती है। खुनखाओ उसे रोकने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन फिर वो नहीं मानती और उसे देखकर बाकी सारे लोगों में भी हिम्मत आती है और सारे लोग इसी तरह से बार बार जाकर एक एक बैग कॉफ़ी का बाहर निकाल लाते हैं। अभी तक स्टोर रूम को इतनी आग नहीं लगी थी, वो लोग सक्सेसफुली बच जाते हैं। अब एक लास्ट पीस ऑफ कॉफ़ी रहता था, लेकिन फाह वो लेने के लिए भी चली जाती है। तो इतने में ऊपर से आग नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो एकदम परेशान हो जाती है, नर्वस हो जाती है, डर जाती है। और खुनखाओ यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आता है, उसे बचाता है और फिर बिल्कुल एक हीरो के जैसे सक्सेसफुली उसे बाहर ले ही आता है। ये सब देखकर सारे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि फाह ने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया। और आंटी वो भी अब दिल से फाह को एक्सेप्ट करती हैं और उसका थैंक्स भी करती हैं। वो लोग मान चुके थे कि फाह अपने भाई सुत की तरह उन सारों के साथ सिंसियर है और बहुत काइंड है। अब उन लोगों की सारी कॉफ़ी तो बच चुकी थी, लेकिन उन गुंडों को नहीं पता था। उन्हें लगा था कि वो अपना काम पूरा करके जा चुके हैं। अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो खुनखाओ फाह के पास आता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर निकली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी हिम्मत वाली होगी। लेकिन फाह कहती है, अब सोच के मुझे भी डर लग रहा है, मैंने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। मैं इतनी बहादुर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने जलता हुआ मैं नहीं देख सकती थी। खुनखाओ उससे कहता है कि इस सब में तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन फाह कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी वजह से पहले ही गांव वाले लोग बहुत हर्ट हुए हैं, मैंने इनका दिल दुखाया है, अब मैं इनको रीपे कर सकूं, मेरे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब अगले दिन सुबह ही सुबह वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये सारा कुछ उसी मर्चेंट ने कराया होगा, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो अब सबूत इकट्ठा करने के लिए वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं। जब वो मर्चेंट आ रहा होता है तो वही दोनों गार्ड बॉयज़ को वो सामने उसकी गाड़ी के रास्ते में लिटा देते हैं। और जब उसी मर्चेंट के 2 आदमी नीचे उतर कर उनको साइड पर कर रहे होते हैं तो वो उनकी जेब से एक लाइटर निकाल लेते हैं।
जबकि मर्चेंट बड़े मज़े से आता है, कॉफ़ी का पूछता है, कहता है कि अगर रेडी नहीं तो अब आप लोग मुझे 2 लाख दोगे। लेकिन फाह ने तो बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ था। वो दिखाती है कि ये देखो, ये लाइटर हमें इस जगह पर मिला है और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी हैं और ये सबूत अब हम पुलिस के हवाले करने वाले हैं। अब उस मर्चेंट को सारा गुस्सा अपने साथियों पर आ रहा था कि वो कितने केयरलेस थे। अब इतने बड़े गांव के लोगों की जान खतरे में डालने पर उन्हें कितनी बड़ी सजा होगी, ये सोचकर ही वो डरने लग जाता है। उसका सारा इमेज भी बर्बाद हो जाता और उसका बिजनेस भी किसी काम का ना रहता। तो अब इस सबूत के बदले में फाह भी बिजनेस वुमन की तरह उससे बड़ी डील करती है और उससे 2 लाख की बजाय 1 मिलियन मांग लेती है। अब उस मर्चेंट के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब इतना बड़ा मिशन पूरा करने के बाद फाह कुछ रेस्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसे चक्कर आते हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फाह को बहुत तेज फीवर होता है। वो इतने दिनों से रेस्टलेस थी, बहुत काम कर रही थी और फिर रात को आग वाली एफर्ट, ये सब कुछ उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अंकल हर्बल डॉक्टर थे और वो उसका इलाज कर रहे थे। वो थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अब वो लोग फैसला करते हैं कि फाह की पनिशमेंट ख़त्म हो जानी चाहिए और उसे टेंट की बजाय वो लोग शिफ्ट कर देते हैं सुथ और नैम्पिंग के घर पर। जब काफ़ी देर बाद फाह सोकर उठती है तो वो एकदम हैरान होती है कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ और यहाँ से वापस अपने टेंट में जाने वाली होती है। लेकिन खुनखाह उसे रोक देता है, कहता है कि अब तुम यहीं रहोगी। और खुनखाह उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आया था। फाह जब ये सुनती है कि मुझे वापस वही पोजीशन मिल गई है जो मेरी पहले थी, तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद खुन उसे मेडिसिन लेने को कहता है। वो एकदम हैरान थी कि ये देसी टाइप की मेडिसिन मैं कैसे लूँगी। वो बहुत कहती है कि कोई कैप्सूल्स ला दो, लेकिन उसे ये कड़वी सी मेडिसिन पीनी पड़ती है और साथ में ऊपर से लाइम जूस भी। फाह बहुत मज़े के एक्सप्रेशंस देती है यहाँ पर और ये देखकर खुनखाह भी बहुत इंटरटेन होता है। बीमार होने पर खुनखाह फाह का बहुत ख्याल रख रहा था, वो बहुत केयरिंग था। उसके लिए वो सूप भी लेकर आया था, लेकिन ये कोई पीने वाला सूप नहीं था, बल्कि इसकी उसने स्टीम लेनी थी। खुनखाह बहुत प्यार से फाह को स्टीम लेना सिखाता है और जब वो स्टीम ले रही होती है, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हैरान होकर देख रहे होते हैं कि एकदम फाह को छींक आ जाती है और सब कुछ उलट जाता है बिस्तर के ऊपर और खुनखाह के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वो दोनों ये देखकर हंस रहे होते हैं। खुनखाह अपनी लेग पर एलोवेरा लगा रहा होता है क्योंकि वो गरम गरम सूप गिरने से बर्न हो गई थी। उसके मॉम डैड भी उसके पास ही बैठे होते हैं। वो लोग काफी हैरान थे, कहते हैं कि खुनखाह तुम कभी भी केयरलेस नहीं रहे, तुमसे इतनी बड़ी गलती पहले तो कभी नहीं हुई। उस टाइम पर तुम्हारा ध्यान था कहाँ जब तुमने वो बॉल उठाया हुआ था। अब खुनखाह सोचने लग जाता है, लेकिन अब मॉम डैड को क्या बताता कि वो और फाह दोनों की नजरें 2 से 4 हो गई थी और वो एक दूसरे में खो गए थे। ये सोचते सोचते वो एकदम स्माइल करने लगता है और उसको इस तरह से खोया खोया देख उसके मॉम डैड हैरान होते हैं कि हमारा बेटा डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर चुका है। इतने में उसके डैड उसको एक दबका मारते हैं तो वो इस बात से भी मुकर जाता है कि वो भी स्माइल कर रहा था। यहाँ पर मॉम डैड एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि फाह बीमार थी और बहुत मुश्किलों से भी गुजरी है, तो क्यों ना हम उसके लिए एक ब्लेसिंग सेरेमनी अरेंज करें जो वो अपने गांव में पहले भी लोगों के लिए किया करते थे। 1-2 दिन में जब फाह बिल्कुल ठीक हो जाती है तो एक दिन सुबह सो के उठती है तो उसे मैसेज मिलता है कि उसने बहुत अच्छा सा रेडी होके खुनखाह के घर पर आना है। वो एकदम ट्रेडिशनल सा तैयार होती है, उनके घर पर आती है तो वो आगे देखकर हैरान रह जाती है कि गांव के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं और वो उसके लिए एक ब्लेसिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं और पूजा करके वो लोग उसकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करके उसे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। उसे बहुत स्पेशल लगता है। वो जाकर डैड के पास बैठ जाती है जो बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह अपने साथ बिठाकर उसके लिए पूजा करते हैं और फिर उसकी रिस्ट पर वो ब्लेसिंग वाला थ्रेड बांधते हैं। इसी तरह से साथ साथ उसे विशेस भी दिए जाते हैं। गांव के सारे लोग इसी तरह कर रहे थे, उसे कोई विश देते थे और थ्रेड उसकी रिस्ट पर बांध देते थे। फाह इतना सारा लव और केयर देखकर एकदम स्पेशल फील करती है। अब जब आंटी की बारी आती है तो उससे पहले फाह उनको रोकती है और कहती है कि मैं अपने सारे कियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो भी मैंने आपसे और गाँव वालों से झूठ बोला था, सबको हर्ट किया था। लेकिन आंटी प्यार से कहती हैं कि ये सेरेमनी हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बहुत पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। अब ये सब देखकर फाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के और वो आंटी को एकदम हग कर लेती है। उसे आंटी में अपनी मॉम नज़र आ रही थी। खुनखाह भी ये सब देखकर खुश हो रहा होता है कि फाह को कितना प्यार मिल रहा है और वो खुद भी बदल चुकी है। उसके बाद शाम के टाइम पर गांव में एक पार्टी अरेंज होती है और बहुत सारे लोग आपस में मिलकर डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कनिंग जो इस सब में सबसे आगे आगे होती थी आज बहुत सैड नज़र आती है क्योंकि उसका दिल ही टूट गया था फाह को इतना प्रोटोकॉल जो मिल रहा था।
लेकिन उसके फ्रेंड्स ज़बरदस्ती उसे ले जाते हैं और फिर सबको डांस करता देख उसके अंदर का डांसर भी उठ के झाग जाता है। इतने में फ़ाह खुनखाओ को तलाश करती हुई उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि सारे लोगों ने मुझे ब्लेसिंग थ्रेड बांधा है, सिर्फ एक तुम रह गए हो और मुझे तुम भी बांधोगे। ये सुनकर खुनखाओ हैरान होता है और कहता है कि तुम जैसी मॉडर्न लड़की इन रिचुअल्स पर बिलीव करती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन फ़ाह बार बार जिद कर रही थी, तो ऐसा करता है कि खुनखाओ से थ्रेड बांध नहीं लगता है कि ऊपर से उसके डैड आ जाते हैं और उन लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ डांसिंग पार्टी में ले जाते हैं। अब वहाँ पर सारे लोगों ने उनके गांव का एक फोक डांस करना था जिसमें कपल स्वैप हो जाते थे। कनिंग जेलस होकर फ़ाह के पास आती है कि तुम तो सिर्फ डांस ख़राब करोगी, तुम्हें तो हमारा डांस ही नहीं आता, और उसे काफ़ी चिढ़ाती भी है। लेकिन खुनखाओ उसे काफ़ी अच्छे से वो डांस सिखा देता है और वो वैसे भी बहुत ईजी था। अब उस डांस में बार बार कपल स्वैप हो जाते थे और फ़ाह बहुत इंजॉय करती है क्योंकि उसे जल्दी डांस भी आ गया था और वहाँ के सारे लोग बहुत स्वीट थे, उससे बहुत अच्छे तरह से बिहेव कर रहे थे। इतने में वो बार बार स्वैप होते जब फिर से खुनखाओ के पास पहुंचती है तो उससे कहती है कि मेरा थ्रेड बांधना तुम भूलना मत, मैं वेट करूंगी। और उन दोनों को इस तरह से स्वीटली टॉक करता देख कनिंग जेलस हो जाती है और गुस्से में अंकल का हाथ ही मरोड़ देती है। और उसके बाद वो चीटिंग करती हुई फ़ाह के पास आती है और कहती है कि खुनखाओ को सीड्यूस करने की कोशिश न करना, और इस बात पर फ़ाह को गुस्सा आता है और उसके पैर पे पैर दे मारती है। और बस फिर क्या था, वो पार्टी एकदम पानीपत की युद्ध में बदल जाती है और उन गर्ल्स की बहुत लड़ाई होती है। अब किसी तरह से उन दोनों को शांत कराने के बाद कुछ बॉयज़ आते हैं फ़ाह के पास और उसे ऑफ़र करते हैं वहाँ की एक स्पेशल होममेड वाइन। फ़ाह जब वो टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आती है और वो और भी मांग लेती है और बहुत खुश नज़र आती है। खुनखाओ नोटिस करता है कि फ़ाह काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही है। वो उसके पास आता है और उसे ड्रिंक करने से रोकता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़ाह उसे ये कहकर मना कर देती है कि मुझे हाथ ना लगाओ वरना कनिंग आएगी और फिर से कोई सीन बना देगी। और साथ ही साथ अपनी तारीफ़ें भी करती है कि मैं बहुत हैवी ड्रिंक करने वालों में से हूँ, मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ़ाह को चढ़ गई थी और वो टून होकर एकदम रिडिकुलस सा डांस कर रही थी, सारों के दरमियान ऊपर ऊंची खड़ी होकर। खुनखाओ आता है और उसे एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए ज़बरदस्ती उसे नीचे उतारता है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है कि फिर से कनिंग जेलस होकर वहाँ आ जाती है। लेकिन थैंक्स गॉड दो और उसके ड्रंक फ्रेंड्स उसे पकड़ते हैं और उसे उसके घर पर छोड़ने चले जाते हैं। अब खुनखाओ फ़ाह को उसके घर तक पहुँचा देता है। फ़ाह बहुत खुश थी, कहती है कि मैं हमेशा से लोनली फील करती थी, मेरे पास पैसा था, हर चीज़ थी, लेकिन मुझे पहली दफ़ा आज फीलिंग आई है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे डरते नहीं। वो ड्रंक होकर और भी बहुत सी बातें खुनखाओ से करती है और उसके बाद वो सोने के लिए लेट जाती है। जब खुनखाओ को लगता है कि ये सो गई है तो वो उसके हाथ पर वही ब्लेसिंग वाला थ्रेड बांध देता है। लेकिन फ़ाह तो जाग रही थी और फिर वो उसे जाने से रोकती है, उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी, लेकिन खुनखाओ उसे जवाब ही नहीं देता। जब फ़ाह दोबारा से सो जाती है तो खुनखाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर मांगा है कि जिसके आने के बाद तुम्हें लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिले, तुम कभी भी लोनली फील ना करो। पर उसकी ये विश फ़ाह ने सुन ली थी। अब अगले दिन जब फ़ाह उठती है तो गांव के सारे लोग उसे देख देख कर हंस रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आती कि चक्कर क्या है। इतने में वो बॉयज़ आकर उसे बताते हैं कि किस तरह से वो टून होकर कल रात एक एम्बैरेसिंग सा डांस कर रही थी। ये सारा कुछ इतना रिडिकुलस था कि फ़ाह को शर्म आने लगती है और वो याद करके वहाँ से भागने की करती है, किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। भाग के जाती है, खुनखाओ की गाड़ी में बैठ जाती है, कहती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे एक दफ़ा साथ ही लेते जाओ। सारा रास्ता खुनखाओ की भी हंसी नहीं रोकी जा रही थी, उसका वही डांस याद कर करके जो उसने कल रात को किया था। फ़ाह काफ़ी एम्बैरस हो रही थी तो अब की बार वो खुनखाओ को छेड़ती है, कहती है कि मैं लोनली ना रहूं, कैसी विशेष तुम मेरे लिए कर रहे थे मुझे सब याद है। और अब की दफ़ा एम्बैरस होने की बारी खुनखाओ की थी। उसके बाद वो लोग एक कैफ़े पर जाते हैं। खुनखाओ ने अपने एक फ्रेंड को कॉफ़ी डिलीवर करने जाना था। वो फ्रेंड जब उन दोनों को देखता उसे लगता है कि ये खुनखाओ की कोई नई गर्लफ्रेंड है और ये बात सुनकर खुनखाओ बहुत एम्बैरस होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता तो बहुत है कि चक्कर क्या चल रहा है, ये लड़की कौन है, तुम्हारे साथ क्यों आई है, ज़रूर कोई ना कोई मामला है। लेकिन खुनखाओ क्या बताता जब अभी तो कोई चक्कर ही नहीं चला था। लेकिन वो फ्रेंड ये बात नोटिस कर लेता है कि ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनके चेहरे ऐसे फूलों की तरह से खिल उठते हैं और आंखें सितारों की तरह चमकने लगती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ज़रूर दाल में कुछ काला है।
और उसके बाद वो फाह के पास जाता है और वो बोलता बहुत था, फाह को बहुत सारी बातें बता देता है कि खुनखाओ के क्या क्या सपने हैं, कि इसका अपना एक कॉफ़ी का ब्रांड हो, और भी बहुत बातें बताता है। खुनखाओ एम्बेरस होकर उसे वहाँ से भेजना चाहता था, लेकिन फाह खुन के बारे में और बहुत सी बातें जानना चाहती थी, उसे बिठा लेती है। और यहाँ पर उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि पहले तो खुनखाओ को कॉफ़ी पसंद नहीं थी, लेकिन एक दफ़ा इसका दिल टूटा तो तब से इसने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दी। अब फाह उसे बहुत छेड़ती है, कहती है कि किसने तुम्हारा दिल तोड़ा, और ये तो बताओ कि इसी वजह से तुम हमेशा कनिंग को रिजेक्ट करते हो ना। और उसी समय कनिंग को गांव में छींकें आ रही होती हैं, कोई उसे याद कर रहा होता है, और वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि मुझे खुनखाओ याद कर रहा होगा। और फिर शाम को उन्हीं के साथ आकर बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देती है कि मुझे सारे मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी उन दोनों गर्ल्स की काफ़ी आपस में झड़पें भी होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुनखाओ ने प्लान बनाया हुआ था कि वो तवन और कनिंग के साथ कल ट्रैकिंग पर जा रहा है। अब फाह जेलस होती है और कहती है कि मैं भी साथ में चलूँगी, और कनिंग मना करती है। और इसी बात पर वो दोनों लड़कियां उसे एक लड़के को बीच में बर्गर बनाकर उसे खींचना स्टार्ट कर देती हैं। पर इन दी एंड जीत तो फाह की होती है, क्योंकि खुनखाओ उसे साथ ले जाने पर राज़ी हो जाता है। अब अगले दिन वो सारे जंगल में ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसा कि सोचा था वैसा ही होता है। फाह एकदम से थक जाती है। खुन उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कनिंग चिढ़ाती है और कहती है कि ये तो डेड वेट है, हमें भी पीछे लेकर जाएगी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर फाह मदद लेने से इनकार कर देती है और बिल्कुल बूढ़ों की तरह से एक डंडा उठाकर चलना स्टार्ट कर देती है। मिडल वे वो रुकती है, पानी पीती है। खुन फिर से उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कनिंग की बातों की वजह से वो उसकी हेल्प नहीं लेती। वेल इन दी एंड वो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने जाना था, और वहां पहुंचकर फाह को पता चलता है कि वाकई इतनी मेहनत के बाद ये नज़ारा ये एकदम ज़बरदस्त है। ऐसा ब्यूटीफुल सीन उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो ये देखकर एकदम खुश होती है, तो खुनखाओ उसके फेस की स्माइल देखकर कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें साथ ले आऊँगा। और उसके बाद फाह तवन के साथ सेल्फीज बना रही होती है कि कनिंग कहती है उसे जलाने के लिए कि मेरी भी खून के साथ फ़ोटोज़ बनाओ, लेकिन फाह भी उसकी मज़े की फ़ोटोज़ बनाती है। किसी में उसका मुंह खुला होता है, आंखें बंद, तो कहीं पर भेंगी लग रही होती है। खुनखाओ जब ये फ़ोटोज़ देख रहा होता है तो उसे एक बात पता चलती है कि फाह ने चोरी चोरी तवन के साथ साथ उसकी भी एक फ़ोटो बना ली है। वो ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद फाह ने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो उसे एक प्रॉब्लम हो जाता है, उसे सुसु आ जाता है। अब खुनखाओ जंगल में कनिंग को भी उसके साथ भेज देता है एक साइड पर, लेकिन कनिंग को काफ़ी गुस्सा था, वो जाना ही नहीं चाहती थी। अब वो गुस्सा निकालने के लिए एक शरारत करती है। फाह को तंग करने के लिए एक मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिरा देती है। अब फाह जैसे ही फारिग होकर वापस लौटती है, उसे मधुमक्खियां घेर लेती हैं और वो उनको देखते हुए चीख मारती हुई इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है। और इसी तरह से भागते भागते वो तो जंगल में खो ही जाती है। अब काफ़ी देर कनिंग उसे तलाश करती रहती है, और फिर परेशान होकर यही बात आकर खुनखाओ को भी बता देती है। खुनखाओ, कनिंग और तामान तीनों मिलकर उसे तलाश कर रहे थे। खुन को मक्खियों का छत्ता देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ये सारी शरारत कनिंग ने की है, लेकिन फिर भी वो इस टाइम पर उससे कुछ नहीं कहता और तवन को उसके साथ गांव की तरफ जाने को कह देता है। अब वो अकेला ही फाह को तलाश करेगा। उधर फाह को दिखाते हैं, वो बेचारी जंगल में घूम घूम कर थक जाती है। उसे रास्ते की समझ नहीं आ रही थी, घूम फिर कर एक ही जगह पर बार बार पहुंच जाती थी, इसीलिए वो पेड़ पर निशानियां लगाना स्टार्ट कर देती है। अब खुनखाओ भी पीछे पीछे उसकी ये निशानियां देख लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। उसी टाइम पर जंगल में कुछ ड्रग्स स्मगलर भी थे जो अपना काम चोरी चोरी कर रहे होते हैं। फाह उनके करीब पहुंच जाती है। जब वो इंसानों को देखती है तो इतनी खुश होती है कि उनको हेल्प के लिए आवाज़ देने लगती है, लेकिन एन टाइम पर खुनखाओ आकर उसके मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करा देता है। वो समझ गया था कि ये खतरा है, लेकिन उन स्मगलर्स ने उनकी आवाज़ें सुन ली थी और वो गुंडे उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब खुन और फाह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, और इसी बीच फाह का बैग भी एक पेड़ से लटका रह जाता है। अब खुनखाओ और फाह एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठे हुए होते, और यहाँ पर खुन देखता है कि फाह के हाथों पर बहुत से जख्म है, मधुमक्खियों ने उसे बहुत काटा था। लेकिन फाह देखती है कि उसी पेड़ के ऊपर एक स्नेक भी फिर रहा है, और उसे देखते ही उसके मुंह से एकदम चीख निकल जाती है, और ये चीख की आवाज़ वही गुंडा भी सुन लेता है और वो उन्हें शूट करने की धमकी देता है। अब एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग फाह पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है, उसे बातों में लगाती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि पीछे से खुनखाओ आकर उससे उसका पिस्टल छीन लेता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बहुत दौड़ते रहते हैं। इन दी एंड वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं कि उनके पीछे गुंडे थे और आगे एक बहुत बड़ी वाटरफॉल।
अब दोनों तरफ से ऐसे लग रहा था कि उनकी मौत पक्की है। वह बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे ज़िंदा बचेंगे। लेकिन यहाँ पर खुनखाओ उसे तसल्ली देता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। उसे कहता है कि बस मेरा हाथ पकड़े रखना और तुम आंखें बंद कर लो। उसके बाद वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और फिर वही होता है जो हमेशा रोमांटिक ड्रामाज में होता है। वह बेहोश हो जाती है। खुनखाओ किसी तरह से उसे बाहर निकालता है और फिर उसकी जान बचाने के लिए उसे माउथ टू माउथ देता है फिर से। अब जब वह होश में आ जाती है तो वो इतनी खुश थी अपनी ज़िंदगी बच जाने पर कि फ़ौरन से खुनखाओ को हक करके थैंक्स करती है। थोड़ी देर बाद वही गुंडे स्मगलर्स के कहने पर वहां पहुंच जाते हैं और पानी में कूदकर उनकी लाशें तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका ये राज आउट हो, बाकी दुनिया को पता चले। लेकिन उनको वहां से कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि इन स्मगलर्स का बॉस वही इंसान है, वही जो कॉफ़ी का मर्चेंट उनको कम रेट पर कॉफ़ी बेच रहा था। उसका नाम मिस्टर आरक था। उन लोगों को जंगल से फाह का बैग भी मिला था और अब वो फाह के बैग के थ्रू उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को कोई उनकी खबर दे। उधर फाह बेचारी आज सारा दिन चल चल के और भाग भाग के अब बुरी तरह से थक गई थी। खुनखाओ से कहता है कि मुझे तो सुबह से ही तुम्हारी बहुत परवाह हो रही थी। मैंने तो बार बार तुम्हारी हेल्प करने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम मेरी हेल्प की ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। फाह को भी ये सब याद आता है और उसके बाद अब की दफ़ा खुनखाओ जब उसकी हेल्प की ऑफ़र करता है उसे पिगी बैग कैरी करने के लिए, तो वो फ़ौरन से मान जाती है और वो दोनों इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। उधर गांव में दिखाते हैं कि अब कनिंग वो बहुत परेशान हो रही थी और शर्मिंदा थी कि उसकी वजह से फाह की जान खतरे में पड़ गई, और साथ में खुनखाओ भी अब वापस नहीं आ रहा था। लेकिन उन सारों से ज़्यादा तो तावन परेशान था। वो बहुत रो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके मामू और फुप्पो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन इतने में जब वो उन दोनों को ठीक ठाक आते हुए देखता है तो फ़ौरन से उनको हक कर लेता है। एक्चुअली वो बच्चा बहुत डर गया था। उसने अपने मॉम डैड को खोया था और अब वो उन दोनों को नहीं खोना चाहता था। फाह तवन को बहुत प्यार करती है और यहाँ पर बहुत इमोशनल सीन आते हैं। उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मॉम डैड हो और तावन उनका बेटा, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह से लग रहे थे और सारे उनको देखकर इमोशनल हो रहे थे। अब थोड़ी देर बाद कानिंग की शामत आ जाती है। उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी कि किस तरह से फाह खो गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर कानिंग पकड़ी जाती उससे पहले ही फाह उसकी साइड लेती है और कहती है कि ये इसकी नहीं, मेरी गलती थी। उसे बचा लेती है। लेकिन खुनखाओ रात को कानिंग के पास जाता है और उसकी बहुत क्लास लेता है। उसे बताता है कि मुझे सब पता है तुमने क्या शरारत की थी और अब तुम जाओ और फाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि उसने तुम्हारा पर्दा रखा, किसी को राज नहीं बताया। अब कनिंग ना चाहते हुए भी फाह के घर जाती है, उससे सॉरी करती है और फाह कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ करूंगी, और वो ये है कि आइंदा तुम मेरे साथ कोई प्रैंक्स नहीं करोगी और हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। कनिंग फ्रेंड्स बनने पर तो राज़ी थी, लेकिन वो एक बात कहती है कि खुनखाओ पर मैं गिव अप नहीं करूंगी। उन दोनों गर्ल्स के बीच यही एग्रीमेंट होता है कि खुनखाओ के लिए दोनों ही स्ट्राइव करेंगी, लेकिन जब खुनखाओ किसी एक को लाइक करने लग जाएगा तो दूसरी खुद ही रास्ते से हट जाएगी। अब कनिंग के जाने की थोड़ी देर बाद फाह के घर पर खुनखाओ आता है। कनिंग जान के उसे तंग करने के लिए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आई थी थोड़ी देर पहले, पर खुन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी टाइप की नहीं है। एक्चुअली खुनखाओ आया था फाह के हैंड पर मेडिसिन लगाने के लिए, और यहाँ पर फाह उसे थैंक्स भी बोलती है कि तुमने दूसरी दफ़ा मेरी जान बचाई है, और उसके हाथ पर हाथ भी रख देती है। यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा होता है कि उनके लैंप गिरने से आग लग जाती है और इसकी वजह से थोड़ा सा जख्म फाह के बाजू पर भी आ गया था। अब खुनखाओ दोबारा से उसके हैंड पर मेडिसिन लगा रहा होता है और यहाँ पर फाह इनिशिएटिव लेती है, आगे बढ़ती है और उसके चीक पर एक किस कर लेती है। और इस किस का रिएक्शन खुनखाओ बहुत ही मज़े का देता है। वो एकदम खो जाता है और एकदम स्टैचू बन जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब सारी रात फाह बेचैन रहती है। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और उससे भी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि खुनखाओ ने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। उसे लग रहा था कि एटीट्यूड दिखा रहा है, मेरे साथ हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। अब सुबह उठते ही सबसे पहले फाह ऐसा करती है कि कानिंग को तलाश करती है और उसे अपनी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट दिखाती है और उसे लालच दे देकर उससे पूछती कि मुझे बताओ कि खुनखाओ की लाइफ में क्या कोई पहले गर्लफ्रेंड थी, उसका दिल कैसे टूटा था। अब कनिंग बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लालच में आके कह देती है कि एक लड़की थी, उसका नाम था साई मिया। खुनखाओ का उस पर क्रश था। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं बने थे, लेकिन फिर भी वो लड़की खुनखाओ को सपने दिखा दिखा कर खुद फिर बैंकॉक चली गई थी। इसी वजह से खुनखाओ का बहुत दिल टूटा था।
अब सारी डिटेल्स फाह को पता चल जाती हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि लेकिन अब खुनखा उसे भूल चुका है क्योंकि उसकी लाइफ में एक और लड़की आ चुकी है। फाह को लगा था कि वो मेरा नाम लेगी, लेकिन वो कहती है कि वो कनिंग से प्यार करने लगा है और इसी तरह से धोखा देकर उसे एक चीज़ छीनती वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें खुनखाओं को दिखाते हैं जो अपने फार्म में कुछ पौधे लगाने के लिए गया हुआ था और फिर साथ ही अपने खड़े फ्रेंड्स की बातें सुन रहा होता है जो एक सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फीमेल लीड लड़के को कुछ क्लूज देती है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन वो आगे से एटीट्यूड दिखा रहा था। वो ऐसे लड़के को खड़ूस कहते हैं और साथ ही साथ कायर भी। ये सारी कहानी बिल्कुल खुनखाओ और फाह पर फिट आती थी। उनकी बातें सुनते सुनते खुनखाओ इतना खो जाता है कि एक पौधा लगाने की बजाय खुदाई करता करता एक पूरी कब्र खोद चुका था। अब वो एम्बेरस होने के बाद जल्दी जल्दी वहां से बेलचा उठाकर भाग जाता है और यही सोच रहा होता है कि फाह ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, मैं भी उसे रिस्पॉन्स दूंगा। और यही याद करते करते हिम्मत दिखा के वो फाह के पास जाता है, एकदम अपने हाथों से बेलचा फेंकता है। लगता था कि आगे बढ़ेगा और उसे किस करके अपना लव कन्फेस करेगा, लेकिन जैसे ही वो जाता है फाह के सामने जाकर खड़ा होता है, कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मॉम उसे कुछ सौदा लाने को आवाज़ दे देती है और वो फौरन से ये बात सुनते ही वहाँ से कल्टी मार के निकलने की करता है। फाह बेचारी बस पीछे से उसे आवाज़ें ही देती रह जाती है, लेकिन खुनखाओं में हिम्मत ही नहीं थी कि वो उससे कोई बात कर पाता। अब फाह बहुत अपसेट हो गई थी। अपनी एक फ्रेंड से यही सारी बातें डिस्कस करना चाहती थी, पर उसके फ़ोन पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। वो फ़ौरन से जाती है कनिंग के स्टोर पर और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बाइक उधार लेकर जा रही हूँ सिग्नल तलाश करने के लिए, लेकिन उसकी बाईसाइकिल की ब्रेक्स भी ख़राब थी, ये वो सुन ही नहीं सकी थी। अब वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि जो भी हुआ है और उसने खुन को चीख पर किस की है, और आगे से खुनखाओ ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो खामोशी से चला गया। उसकी फ्रेंड सुनती है तो कहती है कि तुम्हें यकीनन उससे प्यार हो गया, तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन फाह मुकर जाती है। कहती है नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ थैंक्स के लिए ऐसा किया था कि उसने इतनी दफ़ा मेरी केयर की, मेरी जान बचाई। अब इन दी एंड उसकी फ्रेंड यही मशवरा देती है कि तुम तेल देखो, तेल की धार देखो, जैसा माहौल हो वैसे ही फैसला करना। अब एक तरफ फाह अपनी फ्रेंड से यही बातें शेयर कर रही थी, जब और उसी टाइम पर खुनखाओ भी अपने कैफ़े वाले फ्रेंड के साथ जाकर यही बातें उससे शेयर कर रहा था। वो उसका फ्रेंड उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे में तुम्हें भाग नहीं जाना चाहिए था, तुम उसे जवाब देते और तुम थोड़ी हिम्मत करो, उसके सामने जाओ और उससे अपना लव कन्फेस करो। यही तो एक लड़की को चाहिए होता है। तुम जैसे कायर लड़कों से तो हर लड़की दूर भागेगी। अब जब फाह उससे बात करने के बाद घर को वापस आ रही होती है तो ब्रेक्स फेल होने की वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और साइकिल का टायर भी निकल जाता है। फाह थोड़ी सी जख्मी भी हो गई थी। जबकि खुनखाओ पूरे जोश में अब घर की तरफ आता है, फाह के दरवाजे पे जाता है, नॉक करता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो बाहर ही खड़ा उसका सामना किए बगैर हिम्मत जुटा के उसे आई लव यू बोल रहा होता है कि पीछे से उसकी मॉम फिर से आ जाती हैं और बताती हैं कि फाह तो अंदर है ही नहीं, तुम किससे बातें कर रहे हो। खुनखाओ को तब फिक्र होने लगती है जब अंधेरा छा जाता है, लेकिन अभी तक फाह वापस नहीं आई थी। वो उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन फाह का फ़ोन तो खाई में कहीं गिर गया था, उसे मिल ही नहीं रहा था। तो खुनखाओ फिर परेशान होकर गाड़ी निकालता है और उसकी तलाश में निकल जाता है। अब फाह भी गाड़ी रोकने के चक्करों में सड़क में दरमियान में जाकर गिर जाती है और इतने में खुनखाओ की गाड़ी सामने से आती है और वो उसे बचा लेता है। जब वो बाहर निकलता है तो फाह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो उसे देखते ही हक कर लेती है और कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम इतने स्लो क्यों हो। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो खुनखाओ फाह को दिखाता है कि ये वही पहाड़ी है जिस पर तुम्हारे भाई और मेरी सिस्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और यहीं पर ही उनकी डेथ हुई थी। तो वो थोड़ा टाइम वहीं पर ही बिताते हैं। वहाँ पर बातें करते हुए फाह खुनखाओ से पूछती है कि क्या मैं सुत की बहन हूँ, सिर्फ यही वजह है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो, मेरा इतना ख्याल करते हो, मेरी इतनी दफ़ा जान भी बचाई है। अब खुनखाओ के पास ये गोल्डन चांस था कि वो अपनी सारी फीलिंग्स उससे रिवील कर देता। वो उसे रोकता है, उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि उनको एक फ़ोन कॉल आ जाती है और वो थी कविन की कॉल। और वो बताता है कि फाह के डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में उससे मिलना चाहते हैं। अब फाह एकदम परेशान हो जाती है और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो कल ही बैंकॉक वापस चली जाएगी, लेकिन उसने अपने डैड से वादा किया था कि वो तवन को उनसे ज़रूर मिलाएगी। और यही बात वो खुनखाओं से जाकर करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि बेशक तुम हमेशा के लिए तवन को मेरे पास ना भेजो, लेकिन कुछ दिन दादा को अपने पोते से मिलने दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उनकी हालत बहुत ख़राब है, मेरा विश्वास करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। खुनखाओ अपनी तरफ से उसे परमिशन दे देता है, कहता है बस तवन से पूछ लो।
जब वो जाकर तावान से पूछती है तो वो भी रेडी हो जाता है, बैंकॉक जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था और अपने दादा से मिलने के लिए भी। अब अगले दिन खुनखाओ पता नहीं क्यों काफ़ी सैड हो जाता है। जब वो फाह को वहाँ से पैकिंग करते हुए और जाते हुए देखता है तो उसके दिल पर तो कोई पत्थर सा पड़ जाता है। और उससे भी ज़्यादा बुरा उस टाइम पर होता है जब काविन आता है और फाह की पैकिंग किए हुए बैग को उठा रहा होता है और उससे इतना नाइसली बिहेव कर रहा होता है कि ये सब देखकर खुनखाओ एकदम डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन फाह जाने से पहले खुनखाओ से कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है तो तुम यूँ करो कि हमारे साथ क्यों नहीं चलते बैंकॉक। लेकिन इससे पहले कि खुनखाओ कोई जवाब देता, काविन आता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तावान का और फाह का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब ये देखकर बेचारा खुनखाओ अंदर तक जल भुन के रह जाता है जब वो उन दोनों को ऐसे खुश खुश ऐसा कपल इकट्ठे जाते हुए देख रहा था। अब जैसे ही उनकी गाड़ी दूर निकलती है, खुनखाओ एन टाइम पर एक डिसीजन लेता है और उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। अब वो एक शॉर्टकट रास्ता लेता है जंगल में से और आकर सामने से उनकी गाड़ी को रोक देता है। फाह को लगा था कि जैसे ये एकदम कोई फिल्मी सीन है। वो फौरन से बाहर निकलकर उससे पूछती है, लेकिन खुनखाओ कुछ बड़ा कहने की बजाय अपनी जेब में हाथ डालता है और वहाँ से एक दवाई निकाल के देता है फाह को। कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन यहीं पर ही भूल गई थी। फाह देखकर काफ़ी हैरान होती है, सोचती है खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन खुनखाओ थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर करता है, उसका हाथ पकड़कर उससे रोकता है और उससे कहता है कि क्या प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ ही बैंकॉक जा सकता हूँ, मुझे तावन की फिक्र हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग सारे बैंकॉक पहुंच चुके थे फाह के घर के सामने और उनको सी ऑफ करते करते कावन फाह के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताना, मैं 24/7 तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकूँ तो इससे अच्छा और क्या है। और उसके बाद खुनखाओ और तविन जब उसका घर देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना बड़ा घर उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। वो सुद को बहुत सालों से जानता था लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है। अब ये सब कुछ देखकर खुनखाओ काफ़ी सैड हो जाता है। वो बेचारा तो डिसहार्ट ही हो गया था। कहता है कि मैं तो बिल्कुल स्टेटस में फाह के आसपास भी नहीं लगता, हम लोगों के बीच बहुत डिफरेंस है। वो अमीर होगी ये तो उसे अंदाज़ा था, लेकिन जब से उसका घर उसने देखा था वो समझ रहा था कि वो फाह के काबिल ही नहीं है और इसलिए उससे कोई बात करने की तो वो हिम्मत ही हार बैठता है। दूसरी तरफ तावन को दिखाते हैं, वो इतना खुश था, इतना बड़ा घर, बैंकॉक की सारी रौनकें और वहाँ पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी था। और उसके बाद तवन की मुलाकात होती है फाह के छोटे भाई पायू से, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और तवन कितना शरारती है ये तो हम जानते ही हैं। अब नेक्स्ट सीन में जब फाह की स्टेप मॉम वादी फ्रूट्स लेकर घर में आती है तो उनकी तवन से पहली मुलाकात होती है और वो मुलाकात बहुत ही यादगार रहने वाली थी उनके लिए। उनका शानदार वेलकम करता है तवन। अब नेक्स्ट एपिसोड में जब अंकल चाहेंगे कि तवन हमेशा उनके साथ रहे तो इस बात पर खुनखाओ और फाह के बीच डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी उनका घर तो बहुत बड़ा था लेकिन वहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे थे, ये बात भी खुनखाओ ने फील कर ली थी। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।